सचिन भाई वेलकम। और सबसे पहले कैसे हो ब्रो आप? बहुत बढ़िया। आपसे मेरा क्वेश्चन ये है, आपको भी ये फेस करना पड़ा? कंपनीज पैसे मार लेती हाँ, थी? ये कॉमन है, कंपनीज पैसे मार लेती हैं। देखो, जब आपके पास काम आता है ना तो ब्रांड क्या करता है कि आप ऐसा कर दो वैसा कर दो, हम देख लेंगे, एडवांस भी दे देते हैं। लेकिन जब आपका काम ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला होता है, ख़त्म हो जाता है, उसके बाद फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है, नंबर ब्लॉक हो जाता है। Calling is either switched off or not reachable at the moment. Please try later. सबको मालूम हो गया है कि यार ऑफ कैमरा चीज़ें क्या हैं एंड ऑन कैमरा क्या है। आप बताइए कैसे, किन पे फोकस करना चाहिए अगर कोई ये पॉडकास्ट देख रहा है और समझना चाहता है कि मैं लॉस ना करूँ, आपके एक्सपीरियंस से देखो, सीखूं? मेरे हिसाब से तो आपको डायरेक्टली ब्रांड के साथ डील करना चाहिए। ओके। जो बीच के मीडियोकर होते हैं, जिनके पास कोई ब्रांड नहीं है, तो आप उनके साथ जब भी काम करोगे तो आपको डर बना रहेगा। अच्छा, वैसे क्या क्या पढ़ रहे थे आप कॉलेज में? कॉलेज में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग ये पार्ट है कि पहले मैं बीए कर रहा था, एक अच्छा। नॉर्मल बीए कर रहा था, तो कुछ मज़ा नहीं आया, एक्चुअली मज़ा नहीं आया। और विज़न देख रहा था कि मुझे क्या करना है साथ के साथ, तो ड्रॉप आउट कर दिया मैंने। तो कुछ फ्रेंड्स मुझे मिले तो उन्होंने मुझे बताया कि प्रमोशंस होती हैं, एज अ प्रमोटर यहाँ पे जाते हैं, एक दिन के 200-300 रुपये मिलते हैं एंड आप ये एक्टिविटीज़ वगैरह करोगे। तो मैंने कहा वाई नॉट, किया जा सकता है एज अ पॉकेट मनी के लिए। तो ये आप बात कर रहे हो 2000? हाँ, 10 के आसपास की है। आज पॉडकास्ट के लिए वैसे मोस्टली मेरे जितने भी दोस्त होते हैं, जब मैं कहता पॉडकास्ट करते हैं, हाँ इवनिंग का रख लो, रात का रख लो, आप पहले थे कि यार जितना जल्दी हो सके। तो वो चीज़ें आई थिंक, अगर आपको एक अच्छा बिजनेसमैन बनना है तो उसके लिए आपको रूल्स तो फॉलो करने पड़े। मान के चलो, अगर आप अपने खुद के रूल्स बनाओ, अगर आप उनको फॉलो करो ना, तो आपकी लाइफ बहुत स्मूथ रहेगी। कई बार मैंने देखा है कि कई लोग ना दूसरे के रूल्स को फॉलो करने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से वो फॉलो कर भी नहीं पाते। और आज मेरे गेस्ट हैं सचिन अरोड़ा। उनकी एक्सपर्टीज़ है बिजनेस में, कैसे बिजनेस को बढ़ाते हैं, कैसे मार्केटिंग करते हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। वेलकम टू पॉडकास्ट। सचिन भाई वेलकम। और सबसे पहले कैसे हो ब्रो आप? बहुत बढ़िया, आप बताओ कैसे हो? बहुत बढ़िया, काफ़ी टाइम बाद हम मिल रहे हैं। हाँ। और मैं बताना चाहता हूँ, हमारी दोस्ती अराउंड 15 साल पुरानी है ना। हाँ, बिल्कुल। जब पहली बार मैंने देखा था, उस टाइम पे भी आप इवेंट कर रहे थे। हाँ। ओके, सो आज का जो पॉडकास्ट है उसमें हम कोशिश करेंगे कि आपकी जितनी एक्सपर्टीज़ है, जो आपका एक्सपीरियंस है, वो बाकी ऑडियंस तक पहुँचे, उनकी अंडरस्टैंडिंग और कुछ इम्प्रूव हो सके। सो सबसे पहले सचिन भाई, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, थोड़ा सा आप अपने बारे में प्लीज़ बताइए कि बचपन से अगर हम स्टार्ट करें। चंडीगढ़ का बॉर्न है मेरा, सेक्टर 7 में हम रहते थे। आफ्टर बर्थ हम पंचकुला शिफ्ट हो गए थे, पूरी फैमिली, मदर फादर ब्रदर एंड मी, हम पंचकुला शिफ्ट हो गए थे। तो पूरी स्कूलिंग एंड कॉलेज वगैरह सब पंचकुला में ही हुआ मेरा। न्यू इंडिया स्कूल है, नर्सरी टू 10th वहीं तक किया। फिर प्लस टू के बाद कॉलेज आ गए, चंडीगढ़ आ गए। बस वहाँ से फिर थोड़ा सा इस करियर को स्टार्ट करने का सोचा था मैंने। बिल्कुल बेसिक था, एजुकेशन वाइज कुछ स्पेशल नहीं था कि डिफ़िकल्टीज थी या सच, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ। अच्छा, वैसे क्या क्या पढ़ रहे थे आप कॉलेज में? कॉलेज में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग ये पार्ट है कि पहले मैं बीए कर रहा था, एक अच्छा। नॉर्मल बीए कर रहा था, तो कुछ मज़ा नहीं आया, एक्चुअली मज़ा नहीं आया। और विज़न देख रहा था कि मुझे क्या करना है साथ के साथ, तो ड्रॉप आउट कर दिया मैंने फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स ऑलमोस्ट दिए ही नहीं, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये कहाँ जा रही है लाइन। तो वो ड्रॉप किया। उसके बाद कुछ लोगों से जैसे मैंने जानने की कोशिश करी कि क्या करना चाहिए। खुद का फोकस अभी था नहीं कि करना क्या चाहता हूँ एक्चुअली लाइफ में। तो मैंने बीएससी आईटी की तरफ प्लान किया। मैंने बीएससी आईटी ज्वाइन की। बीएससी आईटी करते करते कुछ फ्रेंड्स मुझे मिले तो उन्होंने मुझे बताया कि प्रमोशंस होती हैं, एज अ प्रमोटर यहाँ पे जाते हैं, एक दिन के 200-300 रुपये मिलते हैं एंड आप ये एक्टिविटीज़ वगैरह करोगे। तो मैंने कहा वाई नॉट, कॉलेज से फ्री हो जाते हैं तो उसके बाद किया जा सकता है, एज अ पॉकेट मनी के लिए हर कोई करता है। और उस टाइम पे नए नए मोबाइल आए थे, तो रिचार्ज करने का भी एक बड़ा शौक़ होता था कि यार रिचार्ज हो जाए। और आपकी एक ट्रेंड चला था उस टाइम पे। ईयर कौन सा था, कौन से ईयर की बात कर रहे हो आप? ये अराउंड 2007-8 की बात कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो बस उसके बाद बीएससी आईटी साथ के साथ चलती गई। बीएससी आईटी करते करते थोड़ा सा मुझे इवेंट मैनेजमेंट की तरफ मेरा फोकस होने लगा।
कि इवेंट्स करते हुए एज अ प्रमोटर जब मैंने स्टार्ट किया तो फिर दोबारा डिस्ट्रैक्ट हुआ, BSc IT छोड़ी, देन मैंने MBA किया इवेंट मैनेजमेंट में। तब तक मुझे फोकस हो गया था कि अब मेरी लाइन क्लियर है कि मुझे इवेंट मैनेजमेंट ही करनी है। तो BSc IT भी छोड़ दिया, BA भी छोड़ दिया, तो फाइनली मैंने MBA किया इवेंट मैनेजमेंट में। ओके, और अच्छा ठीक है, तो आपने सबसे पहले कौन सा प्रमोशन किया जिसको देख के इतना अट्रैक्ट हो गए, इतनी मोटिवेशन आ गई कि आपने ड्रॉप कर दी चीज़ें और इसके ऊपर फोकस आ गया? मैंने सबसे पहले वर्ल्ड स्पेस सैटेलाइट रेडियो के लिए प्रमोशन किया था। तो उसमें क्या होता था कि आपको एक कैनोपी लगानी है, कैनोपी लगा के जो भी लोग आ रहे हैं आपको उनको लीफलेट देना है और वर्ल्ड स्पेस सैटेलाइट रेडियो को आपको सेल करना है बेसिकली। उनका एक रेडियो का बॉक्स होता था, वो भी रिचार्ज सिस्टम होता था। तो उस टाइम पे पेट्रोल पंप्स वगैरह पे वो बहुत ज़्यादा चलने लगा था, काफ़ी ट्रेंडी हो गया था। तो जस्ट उसको प्रमोट करते थे, वीकेंड्स पे चलता था, वो पेट्रोल पंप्स पे होता था, शोरूम्स के बाहर होता था, तो हम कैनोपीज़ वगैरह लगाते थे। तो वो जब फ्रीक्वेंटली बढ़ता गया वीकेंड्स पे होता था, फिर उसके बाद वो मंथली बेसिस पे होने लगा, तो चीज़ें समझ आने लगी कि मैं तो यहाँ पर सिर्फ एज अ प्रमोटर हूँ, बट इसके ऊपर और भी कुछ है कि कोई सुपरवाइज़र है, कोऑर्डिनेटर है, टीम है, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है। तो जब उसको करते गए तो वहाँ से समझ में आने लगी चीज़ें कि यार मैं इसी को ही क्यों ना मतलब अपना पैशन बना लूँ। तो वहाँ से मैंने बेसिकली पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जब भी प्रमोशंस ऐसी जब आपने स्टार्ट किया उसके मे भी शायद 1-2 साल बाद शायद मैंने स्टार्ट किया होगा, तो मेरे पास भी यही चीज़ें आई थी कि प्रमोशंस हुई है कहीं। और सबसे मुझे कमाल की चीज़ फैसिनेट क्या करती थी कि उसमें ना आपको कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको पूरा मंथ आना है, 1 दिन किया 2 दिन किया, आपको उसके पैसे मिल जाते थे। तो कहीं माइंड में ऐसा भी था कि ये रेगुलर नहीं है, यही इसका प्लस पॉइंट है कि जब काम किया आपको पैसे मिल गए। यस, ये मेन पॉइंट था कि आपको स्टडी भी कर रहे हो आप और साथ में आपको आपकी पॉकेट मनी भी मिल रही है और चीज़ें क्लियर हो रही हैं आपको कि आप अपनी स्टडी की तरफ भी फोकस कर पा रहे हो, प्लस आप साथ में अपनी इनकम भी जनरेट कर रहे हो, क्योंकि उस टाइम पे आपके ज़्यादा खर्चे नहीं होते। राइट, आपके जितने छोटे मोटे खर्चे होते हैं वो उससे आपके कंप्लीट होने लग जाते हैं। और दूसरा, मैं वैसे भी बहुत ज़्यादा फोकस था कि मुझे यार कुछ ना कुछ तो करना है। तो ये एक ऐसी चीज़ मिली कि जिसको मैंने प्रैक्टिकल करके फील करके देखा कि हाँ यार मैं इस वाले काम में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा सकता हूँ। तो जस्ट यहाँ से फिर मैंने इसको स्टार्ट किया। और उस टाइम पे जो आपके कॉलेज में थे वो क्या कर रहे थे और आप उससे टोटली डिफरेंट कर रहे थे कुछ ऐसा? कह सकते हैं, बट लाइन ऑलमोस्ट वही है कि पहले खुद करते थे अब करवाते हैं, बट उस टाइम का माइंडसेट और अभी के माइंडसेट में बहुत चेंज आ जाता है। तो पहले क्या था, पहले आप एक टाइम पास के लिए काम करते हो, बट अभी क्या है, अभी आप एक क्लाइंट को सर्विस देने के लिए काम कर रहे हो, क्लाइंट को रिजल्ट देने के लिए आप काम कर रहे हो। तो उस चीज़ का बहुत फ़र्क आता है। पहले हमें ये होता था कि प्रमोशन करनी है, आपको एक टाइम स्पेंड करना है, बट अभी हमें वो काम करवाना है। तो जब हम वो काम करवा रहे हैं तो उसमें हमें सब देखना पड़ता है कि ये क्लाइंट को प्रॉपरली रिस्पॉन्स भी आना चाहिए। देखो कहीं ना कहीं एक्टिवेशन में क्या रहता है ना कि आपकी सेल होनी ज़रूरी है। अगर किसी ब्रांड की सेल नहीं होगी तो प्रमोशन इवेंट इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। एग्जैक्टली। तो अभी हम इस चीज़ को लेके ज़्यादा फोकस्ड हो गए हैं। पहले में और अब में ये डिफरेंस तो डेफिनेटली आया है कि अब हमें फोकस होके ब्रांड के लिए सोचना है। अगर कोई ब्रांड मेरे पास ट्रस्ट करके मेरे पास आया है तो देखो उनका एक मार्केटिंग का बजट है, तो वो जो मार्केटिंग का बजट है उनको कहीं ना कहीं वो सेल से निकालना है। एग्जैक्टली, है ना। तो अगर वो सेल अच्छी नहीं होगी तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि हमारा कोई फ़ायदा है ही नहीं। तो अभी हम क्लाइंट साइड से ही सोच करके चलते हैं कि बहुत अच्छे से रिस्पांस मिले क्लाइंट को। जब आपकी स्टार्टिंग हुई तो आपने प्रमोशंस की, मतलब मार्केटिंग की आपने, और आज भी आप जो भी कर रहे हो आपका मेन फोकस, आई एम 100% श्योर, जितना मैंने आपके पेजेस देखे हैं, वेबसाइट देखी है, उस पर ज़्यादातर आप प्रमोशंस पे ही आप अभी भी स्टिक हो कि आप कैसे मार्केटिंग कर सकते हैं। जी, बहुत सारे इवेंट्स कंपनी ने ये वाली चीज़ ड्रॉप कर दी है। वो एक बड़ा फंक्शन करते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं, कुछ एक गेट टुगेदर काइंड ऑफ हो गया। लेकिन आपका मेन यूएसपी आपकी यही है कि आप मार्केटिंग में बहुत एक्सपर्ट हो, उसी से रिलेटेड ही करते हो। तो आजकल आप क्या कर रहे हो? देखिए बहुत सारे ब्रांड्स के साथ काम कर रहा हूँ अभी। क्या है ना कि पहले का सिनेरियो ऐसा होता था, आप एक प्रमोशन से करते थे, उसके बाद मेरे तरीके के कई लोग ऐसे हैं जो इस इंडस्ट्री में आए तो वो धीरे धीरे वो इस चीज़ को छोड़ते गए, बिकॉज उनको लगा कि नहीं यार इसमें पैसा कम है, इवेंट्स में काम पैसा ज़्यादा है। तो सभी मूव ऑन होते गए इवेंट्स की तरफ को।
बट मेरा कोर क्या था, मुझे एक्टिवेशन और प्रमोशंस को ही फोकस रखना है। Okay. क्योंकि अगर आप देखते हुए चलो, आजकल का जो सिनेरियो है, अगर मैं बात करूँ इवेंट्स की, तो इवेंट्स में आप डायरेक्ट कस्टमर से इंटरेक्ट नहीं कर रहे हो। आपने एक इवेंट किया, एक ब्रांड ने 5 लाख 10 लाख रुपए की स्पॉन्सरशिप भी दी है और वो अपनी ब्रांड विजिबिलिटी तो ज़रूर दिखा पा रहा है, बट उससे क्या रिजल्ट आ रहा है वो ब्रांड को भी मालूम नहीं है। Right. सिर्फ वो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे वो दिखा सकता है सब कुछ, वो विजिबिलिटी अपनी बहुत अच्छी सी दिखा सकता है, वो इवेंट से ही पॉसिबल है। बट कस्टमर को जो आपने एक्सपीरियंस देना है या अपने प्रोडक्ट के लिए कुछ समझाना है कि आपका प्रोडक्ट ऐसा नहीं ऐसा है, बिकॉज अगर आपके प्रोडक्ट में जान है तो आप उसको डायरेक्टली कस्टमर से आप मान के चलो कि आप चैलेंज कर सकते हो। कोई कस्टमर ए प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है और अगर आपका बी प्रोडक्ट है, आप उसको बोलो कि मेरे प्रोडक्ट में ज़्यादा जाना है, आप इसको ट्राई करके देखिए। तो अगर आप उसको फ्री सैंपल कर रहे हैं या आप उसको जस्ट एक 1-to-1 इंटरेक्ट कर रहे हैं और कस्टमर आपका कन्विंस हो जाता है, तो आपकी सेल प्लस होती है। बट इवेंट्स में ये चीज़ें नहीं है। तो मेरा फोकस इसीलिए एक्टिवेशंस पे ज़्यादा है। रिजल्ट ओरिएंटेड एक्टिवेशंस ही है आज के टाइम में। पुराने टाइम से लेके आज तक एक्टिवेशंस ही ज़्यादा कामयाब है एज़ कम्पेयर टू इवेंट्स, बिकॉज मैं समझता हूँ कि इवेंट्स जो है वो एक सेलिब्रेशन का पार्ट है और उसको सेलिब्रेशन तक ही रखा जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है। बट वहीं अगर बात आ जाती है एक्टिवेशन की, तो एक्टिवेशंस और सेल्स दोनों एक साथ जुड़ी हुई हैं। एग्जैक्टली राइट। तो पहले जब मैं बात करूँ आज से 10 साल 15 साल पुरानी, उस टाइम पे बहुत सारी, जैसे कि आपने डाटा कलेक्ट करना है या आपने फ्री सैम्पलिंग देनी है, तो उस टाइम पे बहुत सारे ऑप्शंस थे और हर एक ब्रांड नई नई चीज़ें ट्राई करता था। अब सोशल मीडिया का टाइम आ चुका है, जैसे आपने बताया कि विजिबिलिटी तो आ जाती है। तो कितना काम कम हुआ है सोशल मीडिया की वजह से, या क्या क्या चीज़ें इम्प्रूव हुई है, उसके बारे में थोड़ा सा। देखिए, काम कुछ ऐसा कम नहीं हुआ है, बट हाँ आप ये कह सकते हैं कि लोगों का ब्रांड्स का जो बजट है वो काफ़ी ऊपर नीचे हो गया। क्योंकि पहले क्या होता था, आपको सिर्फ एक या तो इवेंट पे खर्चा करना है या एक्टिवेशन पे खर्चा करना है, अभी सोशल मीडिया भी आ गया है, तो वो बजट्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होने लग गए हैं। राइट। लेकिन अगर आप रिज़ल्ट की बात करें तो एक्टिवेशन से भी आता है रिज़ल्ट और सोशल मीडिया से भी आता है, लेकिन आपको जो एग्जैक्ट आंसर्स मिलते हैं वो एक्टिवेशन से मिलते हैं। सोशल मीडिया में आपकी टारगेटेड ऑडियंस आपने सेट कर दी कि हाँ यार ये मेरी टारगेट ऑडियंस है, बट उन्होंने परचेज़ किया नहीं किया, वो मतलब वो सेल के लिए आपका जो भी आपने खर्चा किया उस सोशल मीडिया हैंडल को उसको चलाने के लिए, तो वो उससे रिजल्ट आया नहीं आया आप नहीं बता सकते हो। बट एक्टिवेशन में हम आज भी डाटा ले रहे हैं, हम आज भी सेल कर रहे हैं, हम आज भी रिपोर्ट्स जाती हैं, तो वो उससे पता चलता है कि हाँ यार सेल तो हो रहा है। तो ये चीज़ें फ़र्क आई है। एक्टिवेशन अगर आप बड़े स्टोर्स पे जाते हो, रिलायंस में चले जाइए या बिग बाज़ार में, अब तो वो भी रिलायंस बाज़ार हो चुका है, तो वहाँ पर आज भी प्रमोटर्स काम करते हैं। विदाउट प्रमोटर, विदाउट एक ह्यूमन हेल्प के बिना काम करना थोड़ा मुश्किल है। मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है, जैसे एक्टिवेशन काम जितना मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैं इवेंट्स करता हूँ, सेलिब्रेशन का मेरा ज़्यादा वैसे काम है जी। तो एक्टिविटी जो कंपनीज कर रही हैं, इट्स अ वेरी हार्ड, ये हर एक के बस की बात नहीं है, जस्ट बिकॉज इसमें आपको मैन पावर भी चाहिए और आपको ऐसी टीम में मेंबर चाहिए जिनके ऊपर फेथ ऑडियंस भी कर सके प्लस आप भी कर सके, बिल्कुल, है ना, वैसे स्टाफ। तो ये अपना बड़ा चैलेंजिंग होता है इसमें टीम। तो टीम के लिए आप वर्क करते हो, कैसी टीम है आपकी? हाँ बिल्कुल, इसके लिए ना ये सबसे बड़ा चैलेंज आता है हमारे लिए, बिकॉज एक ब्रांड हम पे ट्रस्ट करके हमें काम दे रहा है। तो उसमें क्या रहता है ना कि जो प्रमोटर जा रहा है वो एज अ रिप्रेजेंटेटिव है। आप बड़ी बड़ी एड्स देखिए, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, ये सब क्या है, ये भी प्रमोटर्स ही हैं, ये उनके लिए प्रमोशन ही कर रहे हैं बेसिकली, है ना। तो ये चीज़ अपने प्रमोटर को समझाना, बिकॉज वो वही कर रहा है, पॉकेट मनी के लिए ही कर रहा है, उसको ये चीज़ समझाना कि जब इतना बड़ा स्टार हो के एज अ प्रमोटर वो काम कर सकता है, सिर्फ एक लेवल का फ़र्क है, वो टीवी पे कर रहा है, आपको ऑन ग्राउंड करना है, सिर्फ इतना ही फ़र्क है। तो वो एक चैलेंज तो आता है, उनको समझाना, उनको ब्रीफ करना, और जो लड़के की प्रेजेंटेशन होती है उसी अकॉर्डिंगली हमारा प्रोडक्ट मान के चलो कि वो दिखता है कि ऐसा आपका प्रोडक्ट है। अगर आपका प्रमोटर के बात करने में दम है तो आपके प्रोडक्ट में भी दम है। तो वो चैलेंज आता है, तो उसके लिए हम अलग अलग टाइम पे मीटिंग्स रखते हैं, उनकी कोचिंग्स होती हैं, बेसिकली उनको ड्रेसिंग सेंस के बारे में समझाया जाता है। ये एक अलग लेवल आ जाता है, इसमें ज़रूरी नहीं होता कि कोई ब्रांड हमें सिखाए,
इवन हम खुद अपने एक तरीके से कोचिंग रखते हैं प्रमोटर्स के लिए। प्रमोटर्स आते हैं, उनको हाई टी वगैरह के लिए हम अरेंजमेंट रखते हैं उनका, और उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाता है कि आपको कैसे बात करना है, कैसा ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए। बिकॉज जो प्रमोटर्स होते हैं वो कॉलेज लाइफ के होते हैं, तो उनका कॉलेज का ड्रेसिंग सेंस और एज अ प्रमोटर का ड्रेसिंग सेंस बहुत डिफरेंट होता है। राइट। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि चाहे किसी का कितना भी लेवल क्यों ना हो, जैसे होता है ना कुछ वेल फैमिली से होते हैं, पैसों की इतनी कमी नहीं होती, लाइफस्टाइल ऐसा होता है, गाड़ी में आना जाना ऐसा, बट मुझे ऐसा लगता है कि स्ट्रांगली कि हर एक को एक बार प्रमोशन ज़रूर करनी चाहिए। जस्ट बिकॉज मैंने ये चीज़ करके बहुत चीज़ें सीखी है, जैसे आपने मुझे बताया कि इसमें हम उनको गाइड करते हैं, उनकी हर एक चीज़ के ऊपर वर्क करते हैं, उसके बाद ही उनको काम करने के लिए भेजते हैं। तो मैंने बहुत सारे ऐसे देखे हैं इवेंट एजेंसी में लोग जो प्रमोटर थे और आज बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल। इनफैक्ट जब मैं आया था इस इंडस्ट्री में तब मैं इन सभी चीज़ों को ऑब्जर्व किया था, उसके बाद ही कुछ अच्छी स्किल आ सकी। हाँ। तो स्ट्रांगली मैं रिकमेंड करना चाहूँगा कि हर एक से कभी ऐसी अपॉर्चुनिटी आए तो शाय मत फील करना, कोई ऐसी शर्म वाली बात नहीं। इससे जो सीखने को मिलेगा वो बहुत कुछ सीखने को बिल्कुल, बल्कि ये पहला स्टेप है। आई थिंक ये सभी मतलब यंग जनरेशन को करना चाहिए, ताकि उन्हें समझ में आए कि आप कितनी देर लगा के आपको उसके बदले में कितने पैसे मिले और आपने कितनी मेहनत की है, और उस मेहनत का उस ब्रांड को क्या बेनिफिट मिला है। तो वहाँ से कहीं ना कहीं लोगों की जर्नी भी स्टार्ट हो जाती है। बहुत से लोगों की जर्नी इवन यहीं से ही स्टार्ट होती है कि उन्हें पता लगता है कि यार मार्केट में ऐसा भी कुछ एक काम है, या हम ये सब करके ही हम आगे ग्रो कर सकते हैं। नॉट ओनली एजुकेशन के बाद आपको जो एक्सपीरियंस मिलता है वो मार्केट में जाके मिलेगा। एग्जैक्टली राइट। जी। सचिन भाई, अब आजकल जिस टाइप के इवेंट्स हो रहे हैं उसमें आप कैसे कैसे अपनी एक्सपर्टीज़ दे रहे हो, कैसे कैसे इवेंट्स आजकल आप कर रहे हो, तो थोड़ा सा मुझे रिसेंटली कोई आपने किया हो इवेंट्स? जी, अभी मैंने स्टडी ग्रुप के लिए काम किया है। अच्छा। हाँ, लिकर ब्रांड्स के लिए भी काफ़ी काम चलता रहता है। तो Okay. इवेंट्स ऐसा नहीं है। अभी एक ब्रांड आया था जूलियस बियर करके, आपने नाम सुना हो अगर, तो वो क्या करते हैं, जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं जो बेसिकली उनके लिए वो बिज़नेस क्रिएट करते हैं। Okay. जो अभी अगर मैं बात करूँ, उनके सिर्फ 45 क्लाइंट्स हैं ऑल ओवर इंडिया। तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है उनके लिए। मैंने अभी एक इवेंट किया, तो उस इवेंट के अंदर मैं काफ़ी कुछ सुन रहा था, वो पूरा ऑब्जर्व कर रहा था कि अगर आप किसी वो एजेंसी क्या कर रही है कि आप उनको फंडिंग करो और वो आपके लिए एक बिज़नेस क्रिएट करते हैं। अच्छा। हाँ, तो वो सब चीज़ें जब मैं इवेंट्स में देखता हूँ तो काफ़ी नॉलेज भी उससे मिलती है। इसके अलावा और भी कई तरीके के इवेंट्स किए हैं हमने। ऐसा तो कई ब्रांड्स हैं, अभी ऐसे मैं नाम तो नहीं ले पाऊँगा, बट हाँ, अभी काफ़ी एक्सपर्टीज़ आ चुकी हैं। एक्टिवेशंस के साथ साथ अगर किसी ब्रांड के लिए मैं एक्टिवेशन कर रहा हूँ तो उनके इवेंट्स भी ऑब्वियसली मैं ही करता हूँ। ठीक है। बहुत सारे ऐसे यंगस्टर हैं जो नया नया सोच रहे हैं कि यार इस फील्ड में हम इंटरेस्ट दिखाएं, वहाँ जाए, इधर जाए, उधर जाए। तो मुझे तो पर्सनली पता ही है कि इवेंट्स में कितनी अच्छी ग्रोथ है। तो थोड़ा सा अगर आप बताओ कि स्टार्टिंग से लेके मतलब स्टार्टिंग से तो मतलब स्टार्टिंग में आपने किस अमाउंट पे किया था और आज मतलब अगर आप शेयर करना चाहो अपनी थोड़ी इनकम, ताकि जितने हैं उनको इंटरेस्ट आए। उस टाइम पे क्या होता था, 200 या 250 रुपये मिलते थे आपको, और 6 to 8 आवर्स आपको स्पेंड करना होता था। तो ये आप बात कर रहे हो 2000? हाँ, 7-8-10 के आसपास की है। तो 200-250 रुपये जब आपको मिलते हैं तो वो मोर देन इनफ लगते हैं, क्योंकि उस टाइम का सिनेरियो बहुत डिफरेंट था। तो 200-250 रुपये बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता था। एक आपको पॉकेट मनी तो चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। बट अभी आजकल तो प्रमोटर भी एक अच्छा अमाउंट ले रहा है, ऑलमोस्ट 1000 के अराउंड अर्न कर लेते हैं प्रमोटर भी। तो या मिनिमम बता रहे हैं, राइट? हाँ, ये मिनिमम आजकल चल रहा है इतना। लेकिन वहीं कुछ प्रमोटर्स ऐसे होते हैं जो काफ़ी ग्रो कर जाते हैं, अपने आप भी ग्रो कर जाते हैं, जिनको दिखता है लाइक कि यार मैंने एक दिन काम किया, मुझे 1000 रुपये मिल गया, तो यार कुछ तो है कि शायद मैं और बड़ा करूँगा तो मुझे इसी एक दिन का 3000 भी मिल सकता है। तो मेरे नोन में कई हैं जो मेरे साथ एज अ प्रमोटर थे और आज की डेट में काफ़ी अच्छे स्केल पे काम कर रहे हैं वो। तो जिसको ब्रांड नॉलेज हो जाए एक बार तो आई थिंक वो कर जाता है, कैचअप कर जाएगा उसको। सही बात है। सचिन भाई, आप इतना इंटरनेशनल ट्रैवल करते हो, आपने अपनी फैमिली
बहुत अच्छे से मेंटेन की हुई है, जैसे मैं आपसे मिलता हूँ हमेशा ये चीज़ें, तो मैं आपको पर्सनली ये बोलना चाहता हूँ कि आपने बहुत अच्छा पैसा कमाया इससे, है ना, हाँ इसमें, हाँ नहीं और बिल्कुल, आप पूरे वो तो खुश है। हो इस, हाँ मैं सेटिस्फाइड हूँ। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल पैशन था, राइट, तो अगर आपका पैशन है और आपने वो काम कर लिया तो फिर आप सेटिस्फेक्शन ऑटोमेटिकली आ जाती है। एंड इसके साथ में एक पैशन और था कि यार मुझे एटलीस्ट साल में एक ट्रिप करना है, ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि अब ज़्यादा ट्रिप्स कर लो या काम कर लो, या काम करने के बाद आप साल में एटलीस्ट 1 या 2 हफ्ते आप ऐसे निकालो कि जब आपको कुछ काम नहीं करना है, आपके पास कोई फ़ोन नहीं होना चाहिए। बिकॉज मैं कभी इंटरनेशनल जाता हूँ तो स्पेशली मैं अपनी इंटरनेशनल रोमिंग ऑन करवाता ही नहीं हूँ ओह कि मुझे कॉल ही ना आए कोई। बिकॉज जब मैं पूरा साल दे रहा हूँ तो एटलीस्ट खुद को, अपनी फैमिली को एटलीस्ट 1 वीक एटलीस्ट 7 डेज के लिए तो दुकान बंद होनी हाँ, चाहिए। बिल्कुल। करते हो और अच्छा फोकस करते हो, Right. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सचिन भाई, अभी आपको अगर जैसे कोई ब्रांड आता है, ठीक है, प्रमोशन के लिए, अगर वो आपको बोलता है कि मेरा बजट फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपीज़ है और मैं चाहता हूँ कि मेरा ब्रांड, मेरा फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, कोई एक वॉच है, ठीक है, अब मैं आपके पास आता हूँ कि मेरा बजट है 5 लाख रुपीज़, तो आपने इसको प्रमोट करना है, तो सबसे पहले आपके माइंड में क्या क्या चीज़ें आती हैं, आप कैसे कैसे प्रमोट, बेसिकली इस क्वेश्चन से मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप की समझने की आप उसको किस तरीके से एग्जीक्यूट करते हो सारी चीज़ों को, तो अगर इस वॉच को सर्कुलेट करना है आपके ब्रांड पे तो आप कैसे कैसे करेंगे? देखिए ये ना डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा प्रोडक्ट की नॉलेज लेते हैं कि वो हमें क्लाइंट ही बताते हैं कि ये मेरा प्रोडक्ट है, इसका कॉस्ट ये है। तो कॉस्ट और प्रोडक्ट की नॉलेज होने के बाद हम ये देखते हैं कि इस प्रोडक्ट की नॉलेज या इस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट किसको है। ओके, बिकॉज देखिए क्लाइंट का बजट लिमिटेड है, तो हमें ये देखना है कि उस कम बजट में हमें क्लाइंट तक उनके कस्टमर तक कैसे पहुंचाना है उसको। तो हमारा फोकस यही है। लेट्स सपोज कि अगर आपने वॉच की बात की है तो कोई जेंजी स्टाइल वॉच है, तो ऑब्वियसली बात है हमें जेंजी ग्रुप कहाँ मिलेगा, आइदर इन कॉलेज एंड क्लब्स, तो हम वहाँ पर एक्टिवेशन करेंगे। या अगर हम बात करें कोई वहाँ पे आप डिस्प्ले एक्टिविटी कुछ ऐसा करते हैं? हाँ, वो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, एक पूरा प्रॉपर प्लान बनाते हैं। पूरा एक्टिवेशन का एक प्लान बनेगा, 5 डेज़ का, 7 डेज़ का या वीकेंड्स का। अगर मैं फॉर एग्जांपल एक बात करूं कि वॉच की ही बात करें तो वीकडेज में है तो हम कॉलेज प्लान करेंगे, वीकेंड्स की बात करेंगे तो हम क्लब्स में एक्टिवेशन करेंगे। तो उसमें जितनी भी यूथ आ रहा है, जो जनरेशन आ रही है, उनको हम एक्सपीरियंस देंगे इस चीज़ का। जब लाइव एक्सपीरियंस कोई देखता है तो ऑब्वियसली बात है कन्वर्जन आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, राइट, बिकॉज सबको मालूम हो गया है कि यार ऑफ कैमरा चीज़ें क्या हैं एंड ऑन कैमरा क्या है। जैसे तो कॉलेज में ही आपने कोई एक सेटअप किया, वहाँ पे कोई एक आपने एंकर हायर किया, जी। वो कुछ गेम्स करवा रहे हैं और उस पर बार बार आपको बता रहा है कि ये स्पेशल वॉच जीतने का चांसेस हैं, हाँ, इससे इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है और कुछ इस तरीके से हाँ, आप वो भी रहता है। उसके साथ में हम एक एक्सपीरियंस जोन भी क्रिएट करते हैं कुछ क्लाइंट्स के लिए। अब एक्सपीरियंस जोन में क्या रहता है ना कि सभी आते हैं, देखते हैं उसको, डिस्प्ले को, वॉच है तो पहन के देख रहे हैं, उसको यूज़ करके देख रहे हैं, और उसके साथ में एंकरिंग चल रही है, गेम्स चल रही हैं। देखो मतलब अलग अलग चीज़ें तो हमें पैरेलल चलानी पड़ेंगी। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोडक्ट की बात करूँगा तो माइट भी वो थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है। तो राइट, है ना, तो इसीलिए हम एंगेजमेंट गेम्स करवा देते हैं, गिफ्टिंग होती है उसके लिए, फिर साथ में कुछ लकी ड्रॉ कूपन्स वगैरह सिस्टम। मतलब हर बार ये चीज़ें ना अलग अलग डाटा भी लिया फिर उसके हाँ करके, बिल्कुल वो डाटा लिया जाता है। तो मतलब वो डेटा सिर्फ इस पर्पज़ के लिए लिया जाता है कि हमने कितने लोगों को इंटरेक्ट किया। पहले वो सिस्टम चलता था कि हमने डेटा लिया एंड उसके बाद एक कॉल सेंटर में दे दिया और वो कॉलिंग चल रही है। बट अभी आजकल वो सिनेरियो थोड़ा सा कम हो गया। उसमें इंस्टाग्राम, यूट्यूब ने काफ़ी हेल्प किया है हमें। तो जब डेटाबेस आ जाता है तो उनके इंस्टाग्राम वगैरह तक ऑटोमेटिकली वो एड्स वगैरह रन होनी शुरू हो जाती हैं, और सेल भी कहीं ना कहीं वहीं से ही इंक्रीज़ होनी शुरू होती है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि फर्स्ट फोकस क्लाइंट का और हमारा सेल ही है। राइट, तो वो सेल को फोकस करते हुए ही हम एक्टिवेशंस बनाते हैं, और कुछ ऐसे लाइक फोटो ऑप वगैरह बनाते हैं कि लोग अपना कुछ एक्सपीरियंस जोन में जब वो जाते हैं, कुछ फोटोग्राफ्स क्लिक करते हैं। तो 1-2 एक्टिविटीज़ हमने अभी ऐसी भी की हैं जिसमें हम फ़ोटो प्रिंट निकालते हैं, उनको अच्छे से फ्रेमिंग करके उनको देते हैं। तो वो जब घर पे पड़ा रहता है तो वो एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस हो जाता है उनके लिए कि हाँ यार ये मैं वहाँ पर इवेंट पे गया था या वो एक्टिवेशन पे गया था और ये मेरे को फ्रेम मिला था। तो वो प्रोडक्ट
और वो मोमेंट वही हमेशा याद memories रहता उनको है। हमेशा एकदम से पिक्चर देखेंगे तो उनको याद आ जाएगा ये हाँ, मोमेंट ऐसा तो वो हम ऑन द स्पॉट वो जो गिफ्टिंग देते हैं, या क्योंकि वो छोटे छोटे गिफ्ट्स होते हैं, कभी की रिंग दे दिया, या वो जो छोटे जो गिफ्ट्स होते हैं ना, वो बंदे के पास ऑलमोस्ट ज़्यादा टाइम रहते हैं। और जब गिफ्ट फ्री में मिलते हैं तो उसका ज़्यादा ही अलग ही क्रेज होता मजा है। आता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसका ज़्यादा क्रेज होता है। चाहे फिर उसकी ना कोई कॉस्ट मैंने वो नहीं होती है, मायने नहीं रखती कि ये कितने का है या कैसा है, बट गिफ्ट तो गिफ्ट है। अगर आपने एंकर ने कोई गेम खिलाई है और उसके बाद उसको कोई गिफ्ट मिला है, तो वो एक बहुत अच्छा लगता है उनको। बहुत अच्छा प्लान है आई थिंक, जिसमें जैसे मैंने आपको घड़ी का एग्जांपल दिया था, इसमें सब एंटरटेन भी हो रहे हैं, प्लस उनको फ्री में भी मिल रहे हैं, और प्लस एक पिक्चर क्लिक करके उनके पास घर पे भी मार्केटिंग पहुंच चुकी है, एक्सपीरियंस जोन भी मिल रहा है, उनको प्लस feel यही भी मिल रहा है। वॉच वो फ्री में जीतने हैं चांस भी कर सकते हैं, बिल्कुल। और आपके पास डाटा भी आ गया, फिर उनको वो एड्स Exactly. दिखाई जाती है, दिखा सकते हैं या कुछ भी, है ना, तो मतलब वो कस्टमर के पास बार बार सेम वही चीज़ आ रही यही कंपैरिजन है इवेंट और एक्टिवेशन में, है। राइट, जो मैं मतलब एक्टिवेशन को इसीलिए छोड़ना भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मेरा एक तो कोर बन गया है अभी आज के सबसे पहले ये वाले एक्सपर्टीज को इसको क्रैक करना इट्स वेरी हार्ड। यस, है ना? कई लोग नहीं कर पाते हैं, तो शायद इस वजह से भी वो इवेंट्स में चले जाते हैं कि यार एक प्रोमोटर के साथ इंटरेक्ट करना या वो सेल पे फोकस, डाटा पे फोकस, वो करना मुश्किल है। इसमें काफ़ी मेहनत लगती है, बिकॉज इवेंट में क्या है ना कि आपको एक ब्लूप्रिंट बनाना है और उसके हिसाब से आपको पूरी वर्किंग करनी है, बट एक्टिवेशन में ऑन द स्पॉट आपको कोई भी चैलेंज आ सकता है, तो वो भी हम फेस करते हैं, और उससे प्लस भी काफी इसमें benefit टीम होता का बहुत बड़ा एक है, जैसे Exactly. अगर आप जितने मर्जी मोटिवेटेड क्यों ना हो, हाँ। आप जितने अच्छे से पैशन से काम करो, जितने आप फेथ से करो, बट आपकी टीम भी वही सेम फील बिल्कुल। के साथ काम करे, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, तो टीम होना भी एक बिल्कुल, टीम का सपोर्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, बिकॉज देखिए आप ग्राउंड में हर जगह नहीं जा सकते हो। आपने क्लाइंट को कन्विंस तो कर लिया, लेकिन वही चीज़ें आपने क्लाइंट को सर्व भी करके देनी है। तो जब आप वो क्लाइंट को चीज़ें सर्व करोगे तो वो तभी होगा जब आपकी टीम अच्छी होगी। राइट। तो हम अपनी टीम को काफ़ी मोटिवेट रखते हैं, समझाते रहते हैं, कोई भी चीज़ नया चैलेंज आता है तो उनको बताते हैं कि यार इस चीज़ को ऐसे नहीं, अगर आप ऐसे करो। फिर भी अगर ऑन ग्राउंड कुछ ना कुछ चैलेंजेस आते हैं तो वो उसके लिए हम बैठे हैं, सॉर्ट हो जाते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है इवेंट में, अब मान के चलो एक दिन में एक लोकेशन पर एक इवेंट हो रहा है, बट हमारी जब एक्टिवेशंस हो रही होती हैं तो हम एक दिन में सेम टाइम पे 10 जगह 20 जगह हमारी सेम एक्टिवेशंस चल रही हैं। अगर मैं अभी कॉलेज एक्टिवेशन की बात चल रही थी तो सेम डे 3 कॉलेज चल रहे थे अभी मेरे, मैं होंडा के लिए काम कर रहा था, जलंधर, लुधियाना, चंडीगढ़, 3 जगह सेम टाइम सेम काम चल रहा है। तो टीम बहुत ज़रूरी है इसके लिए कि भी हर जगह पर स्मूथ तरीके से आपका काम हो, वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है। सचिन भाई, इसके अलावा आपका कोई बैकअप प्लान इवेंट्स के अलावा कुछ? एज इफ़ तो नहीं है, तो क्योंकि मेरे को मैं थोड़ा सा पैशन को लेके ज़्यादा हूँ कि मुझे अगर अभी जब तक इस चीज़ का पैशन है तो मैं अभी इसी को ही फोकस करूँगा। बीच में ट्राई किया था कि कुछ और करते हैं, कुछ सेल्स में आते हैं, बिकॉज जब आप दूसरों की सेल्स अच्छी करते हो तो खुद की सेल्स अच्छी क्यों नहीं कर सकते। राइट। तो जब मैंने उस पर फोकस किया तो कहीं ना कहीं मेरी ये चीज़ें छूट रही थी। ओके। तो मैंने उसको ड्रॉप किया, तो मैंने कहा नहीं, मैं दूसरों की सेल को ही इंक्रीज़ करूँगा। तो अगर मेरे पास क्लाइंटेज ज़्यादा आ रहा है तो वो भी मेरे लिए सेल ही है। नीश होना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी एक चीज़ में। तो आप अपना फोकस नहीं हटा सकते हो, अगर आपने अपना फोकस हटाया तो प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसके अलावा अगर बात की जाए इनकम के लिए तो मैं इन्वेस्ट वगैरह अलग तरीके से कर रहा हूँ, बट हाँ बिजनेस के लिए अभी मैं सिर्फ और सिर्फ इसी पे फोकस्ड हूँ। ठीक है। आप कैसे इन्वेस्ट करते हो उसके बारे में थोड़ा बताओ। इन्वेस्ट का कुछ ऐसा नहीं है, आजकल सबको पता है प्रॉपर्टीज़ में है या आपका गोल्ड वगैरह है, जस्ट एक वो बेसिक जो पुराने ट्रेंड चलते आ रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स ले लिए। हाँ बस म्यूचुअल फंड्स वगैरह ले लिए, सिप वगैरह हो गई, वही सब चल रहा है बेसिकली। आपका देखो अभी आजकल ये सिनेरियो भी आ गया है, हेल्थ इंश्योरेंस हो गई, लाइफ पॉलिसी हो गई, ये सब के लिए कंपलसरी है। राइट। तो मैंने जब अपनी इनकम स्टार्ट की थी ऑलमोस्ट 2010 या 2012 में ही मैंने अपने हेल्थ पॉलिसी एंड लाइफ पॉलिसी मैंने उसी टाइम पर ले ली थी अपनी। मतलब उस टाइम पे लोग कहते होते थे कि यार इस चीज़ की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, बट मुझे लगता है कि यार ये चीज़ें होनी चाहिए। तो ये भी आपका एक इन्वेस्टमेंट प्लान ही है कि आप अगर इस चीज़ों पे फोकस हो तो आप एक टेंशन फ्री हो जाते हो ना कि आपके बाद भी, या अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप फाइनेंशियली फ्री हो। तो जब मुझे पता है मैं फाइनेंशियली फ्री इजीली हो सकता हूँ तो मैं अपना पैशन फॉलो क्यों ना करूँ। 2 ही पैशन है, जस्ट घूमना और इवेंट्स।
राइट, बिल्कुल। और हेल्थ इंश्योरेंस तो मस्ट है, बिल्कुल बिकॉज आप जितना मर्जी पैसे कमा लो, जिस टाइम पे आप हॉस्पिटल जाते हो तो पैसे पानी की तरह बहते हैं। बिल्कुल, और ये बिल्कुल सच है, हमारे इंडिया में तो स्पेशली हाँ। कितना आपको पता ही है, हर राइट। एक चीज़ पे कितने कितने लगते हैं। हाँ। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप फैमिली से प्यार करते हो, टर्म इंश्योरेंस भी वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल ये चीज़ें जैसा ज़रूरी हमारा हो गई। काम है, ट्रैवल बहुत ज़्यादा है कहीं पर भी, हाँ तो फैमिली थोड़ी सिक्योर है। बिल्कुल, तो और ये कुछ तो भी हो जाता है। नीड है हर एक, मतलब ये चीज़ तो करनी ही पड़ेगी। हाँ, पहले क्या होता था, लोगों का फोकस रहता था कि यार ठीक है इसकी गवर्नमेंट जॉब है तो इसको सब कुछ मिल जाएगा, बट अभी आजकल का सिनेरियो ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट जॉब्स इतनी ही नहीं है, प्राइवेट सेक्टर्स हैं, और गवर्नमेंट ने भी काफ़ी इनिशिएट लिया है मेक इन इंडिया के लिए। तो उस वजह से लोगों को ये थोड़ा सा सेल्फ मोटिवेटेड होना पड़ेगा कि उन्हें अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए इन चीज़ों पे भी इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। मतलब मेरा तो ये मानना है, ये करना चाहिए सबको। बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए। और आई थिंक अब मेरे जितने भी दोस्त हैं या जिनको भी मैं जानता हूँ, उन सब ने तो ये चीज़ ले रखी है। बिल्कुल। और सभी को मैंडेटरी होना चाहिए। ज़रूर। फॉरेन में तो मुझे ऐसा लगता है ये तो हाँ। अगर आप लेना चाहो या ना चाहो, ये ये आपको मिलेगी ही कंपलसरी है, मिलेगी, बिल्कुल कंपलसरी। बिल्कुल ये कंपलसरी बट है। इंडिया में अवेयरनेस चाहिए, हाँ। है ना, इसकी नीड तो बहुत है। ओके, तो सचिन भाई, इन सभी चीज़ को मैनेज करते हुए आप अपनी फैमिली के लिए टाइम निकालते हो, बिल्कुल। है ना, आप इंटरनेशनल इवेंट जाते हो। थोड़ा बताओ, जब बैक टू बैक बिजी होते हो तो घर वाले क्या कहते हैं कि कहाँ इन सब से फ्री होने के बाद कहाँ जाना है? ऐसा रहता है ना कि देखो, आप जब आप इवेंट लाइन से हैं तो मेरा थोड़ा सा ये मानना है कि मेरे को एक्चुअली ऑफिस टाइम पर पहुंचना है। ओके। तो मेरा ऑफिस का टाइम है 10 AM, तो मैं ऑफिस टाइमली पहुंच जाता हूँ। अगर मेरी एक्टिवेशन या कोई इवेंट अगर शाम का है तो रात को आते आते तो लेट हो गए, लेकिन अगले दिन सुबह फिर दोबारा टाइम पे जाना है। बेशक चाहे मुझे सुबह काम नहीं है, बट मेरा फिक्स है कि मुझे 10 बजे ऑफिस पहुँचना है। तो उस वजह से थोड़ा सा होता है कि टाइम नहीं दे पाता हूँ फैमिली को। रात को सेटअप था या इवेंट लेट ख़त्म हुआ तो रात को लेट आए, बट वही सुबह फिर दोबारा जल्दी जाना ही जाना है। मेरे कई कलीग्स हैं जो ठीक है रात को इवेंट किया, उसके बाद सुबह दोपहर को 2 बजे तक आएंगे, बट नहीं, मुझे क्या रहता है ना कि आप जो सुबह का 1-2 घंटे आप काम कर लोगे ना, वो आपका पूरे दिन का पोटेंशियल निकल जाता है उसमें। तो उस वजह से थोड़ा सा फैमिली के लिए टाइम कम होता है। तो इसीलिए मैं ये टूर्स रखता हूँ, इंटरनेशनल टूर्स की। भैया जो पूरे साल की जो रहती है ना कमी, वो मैं एक ही बार में पूरी कर देता हूँ, सो दैट ना तो फ़ोन है आपके पास, सही बात है, कॉल आनी नहीं है, और आप इंटरनेशनल हो तो आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, ऑफिस का कोई काम नहीं है, तो वहाँ मैं कवर अप कर लेता हूँ पूरा फैमिली के लिए। और आई थिंक आपका यही गोल बन गया कि काम करो और नई नई कंट्रीज को एक्सप्लोर हाँ, करो। बस ये तो बिल्कुल फोकस हो चुका हूँ मैं। जैसे ही मैं वापस लाइफ का आता गोल हूँ आपका बस ये है कि एक्सप्लोर करना है हाँ, हर एक बस कंट्री। जैसे ही मैं एक जगह से वापस आता हूँ तो उसके बाद नेक्स्ट के लिए मैं सोचना शुरू कर देता हूँ, एक्सप्लोर करना शुरू कर देता हूँ कि यार अब नेक्स्ट जगह मुझे कहाँ जाना है, क्योंकि डेट्स फिक्स है, मंथ फिक्स है। तो वो एक्सप्लोर करना काफ़ी इजी हो जाता है मेरे लिए कि यार मुझे अब इस डेट से इस डेट यहाँ जाना है, ये फ़्लाइट्स बुकिंग करनी है, ये होटल बुकिंग करना है। काफ़ी टाइम मिल जाता है मुझे ये सब चीज़ें करने के लिए, तो वो भी काफ़ी स्मूथ जाता है। तो जब ये चीज़ें स्मूथ जाती हैं ना, तो फैमिली को लगता है कि हाँ ये जेन्युइनली अब मुझे टाइम दे रहा है, तो फिर वो पूरा साल ना वो भी परेशान नहीं करती फैमिली। उनको पता है कि यार काम कर रहा है तो कहीं ना कहीं हमें भी टाइम देगा फिर। वैसे मैं अगर अपना एग्जांपल लूँ तो मुझे ये वाली चीज़, जैसे फैमिली को घुमाना, ये चीज़ करना, तो क्या होता है कि अब आप कर रहे हो और भी दोस्त कर रहे हैं, सारी चीज़ सही कर रहे हैं, तो मुझे करता है हाँ ये ज़रूरी है, बट इतना पैशनली मतलब मैं नहीं कर सकता। मेरे आसपास बहुत कम बंदे हैं जो इतना दिल से इस चीज़ को क्रिएट करते हैं कि नहीं यार इनका टाइम है। मुझे तो है कि यार अगर मैं ये भी नहीं करूँगा तो मेरे पैसे कमाने का क्या। अगर मैं लॉजिकली सोचूं तब मैं प्लान बनाऊंगा, वरना मैं ऐसा हूँ कि बस फ्री है तो बस पड़े हैं। नहीं, एक्चुअली क्या है, इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है। हाँ जी। इवेंट मैनेजमेंट मैंने स्टार्ट कर दिया था बहुत जल्दी, बट बीच में कुछ सिचुएशन आई थी, तो मैंने अप्रॉक्सीमेट 2 साल के लिए मैं मार्केट से गायब हो गया था। मैंने कोई इवेंट मैनेजमेंट वगैरह कुछ नहीं किया, तो परेशान था कि नहीं यार मेरे को करनी इवेंट मैनेजमेंट ही है, बट उसमें सक्सेस नहीं हुआ था मैं स्टार्टिंग के 2 साल में। तो मैंने नेक्स्ट 2 इयर्स ड्रॉप किया था, मैंने कुछ नहीं किया। दिमाग में इवेंट मैनेजमेंट ही है, लेकिन आप मान के चलो कि अगर आपके पास प्लान नहीं है और आप बस चले जा रहे हो तो वो फेलियर पक्का होगा। तो इसीलिए मैंने उसको थोड़ा सा होल्ड किया। एंड देन मैंने नवंबर में अपना एक छोटा सा स्टॉल खोला था सैंडविचेस का। ओके। तो मैंने मार्केट में सैंडविच सेल वगैरह करना स्टार्ट किया।
तो जस्ट वहाँ से एक क्लिक आया था कि आज मतलब बर्थडे वाले दिन ही मैंने आई थिंक वो स्टार्ट किया था, तो आज तो मैंने यहाँ पे ये काम स्टार्ट किया, बट आज के बाद मैं इस टाइम पीरियड पे कभी काम नहीं करूँगा। तो वहाँ से ये पैशन आया था मेरे को कि अब कभी भी कुछ भी करना है ना, तो नवंबर का ये वाला जो सा 1 वीक है ना, जो मेरा उस टाइम पे एक डार्क मोमेंट था, उसको मेरे को हमेशा लाइट रखना है। तो वहाँ से ये मेरा पैशन निकला कि बस जाना है तो नवंबर में जाना है, इन्हीं डेट्स पे जाना है और इस वजह से जाना है। तो वहाँ से ये जर्नी मेरी स्टार्ट हुई और वो धीरे धीरे पैशन में अपने आप कन्वर्ट हो गई मेरी। सचिन भाई, आप बहुत ऑर्गेनाइज हो और बहुत अपनी बात के पक्के हो। जैसे आज पॉडकास्ट के लिए वैसे मोस्टली मेरे जितने भी दोस्त होते हैं, जब मैं कहता हूँ पॉडकास्ट करते हैं, हाँ इवनिंग का रख लो, रात का रख लो, आप पहले थे कि यार जितना जल्दी हो सके, तो मैं जितना जल्दी हो सके 12-1 बजे रख ले, और जल्दी भी कर सकते हैं मैं ठीक है 11:30 कर लेते और भी कर सकते हैं। तो ये आई थिंक ये बहुत अच्छी हैबिट है एक्चुअली कुछ रूल रेगुलेशंस जो हैं वो फॉलो करने ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अगर मान के चलो, अगर आप अपने खुद के रूल्स बनाओ, अगर आप उनको फॉलो करो ना, तो आपकी लाइफ बहुत स्मूथ रहेगी। कई बार मैंने देखा है कि कई लोग ना दूसरे के रूल्स को फॉलो करने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से वो फॉलो कर भी नहीं पाते। ऐसा हो जाता है कि हो सकता है ये चीज आपके ऊपर वर्क कर रही हो, हर चीज मे बी शायद मेरे लिए ना करे या किसी और के लिए ना। इसलिए आप खुद अपना, मैंने अपने रूल खुद ही बनाए और अपने रूल्स बनाने के बाद मैं अपने रूल्स पे स्टिक हो गया। क्योंकि अगर मैं किसी का रूल देख रहा हूँ, कोई कहता है कि आप सुबह 5 बजे उठो, 6 बजे उठो और उसके बाद ये करो, योगा करो, उसके बाद जाओ, शायद मैं ना कर पाऊँ। बट अगर मैं अपना खुद का रूल बना रहा हूँ कि मुझे 10 बजे ऑफिस पहुँचना है और उससे पहले मुझे अपने घर की जो छोटी मोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बेटी को स्कूल छोड़ना है, वो सब अगर मैं करके जाऊँ तो वो मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने वो रूल्स अपने खुद ही सेट कर लिए। मुझे ये करना है डेली का, मॉर्निंग का इतने बजे ऑफिस पहुँचना है। इवन ऑफिस में भी मैंने एक छोटा सा चिट लगाया हुआ है कि ये मेरा डे शेड्यूल है। ये डे शेड्यूल कंप्लीट हो गया, उसके बाद आप जहाँ मर्जी जाओ, आपको फ्रेंड्स के साथ जाना है, घूमने जाना है, फैमिली को टाइम देना है, इवेंट पे जाना है। तो वो चीज़ें आई थिंक अगर आपको एक अच्छा बिजनेसमैन बनना है तो उसके लिए आपको रूल्स तो फॉलो करने पड़ेंगे। जरूरी नहीं है स्कूल में सिखाते थे, स्कूल में एक हमारी डायरी होती थी exactly. कि आपने घर पे ये करना है, कल को आपको ये लेके आना है। ये बहुत ही बेसिक है, लेकिन टाइमली क्या होता है हम इसको भूल जाते हैं। right. लेकिन आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से जब प्रमोशंस की वहाँ से जो लर्निंग आई वो भी आपके माइंड में है, जो वहाँ पे वो भी चीज़ है। आई थिंक बेसिक को ना भूलना इट्स वेरी बिल्कुल, ये जरूरी ये चीज़ आ जाए तो आप हर चीज़ कर सकते हो। अभी आप मान के चलो, लाइक स्कूल में आपको जब प्रेयर करवाई जाती है तो लाइन में खड़ा किया जाता है। तो उस टाइम के बच्चे को ये पता नहीं होता कि मुझे लाइन में क्यों खड़ा किया जा रहा है। बट जब वही लाइन जब आप देखते हो, आप बाहर कहीं जा रहे हो, आप टिकट काउंटर पे खड़े हो, आप ATM पे खड़े हो, तब भी आप लाइन में खड़े हो। वो डिसिप्लिन आपको स्कूल से वहाँ से मिलना शुरू हो जाता है, लेकिन वो उस टाइम पे समझ नहीं आता। बट जब आप रिस्पॉन्सिबल हो जाते हो तब आपको समझ में आता है कि ये चीज़ें कितनी ज़रूरी हैं। लाइन ब्रेक करके कोई गया तो माइट भी हो सकता है वहाँ पर उसका काम ना बने। तो आई थिंक आप बहुत सिंपल तरीके से चलो, जैसा आपको सिखाया गया है वो आपके, अगर बॉडी ने अगर आपको उसको एक्सेप्ट कर लिया है कि आपके आगे अगर 2 लोग खड़े हैं, जब उनका काम हो जाएगा उसके बाद आपका काम है, तो आपके रूल्स ऑटोमेटिकली बनने लग जाते हैं। अदरवाइज थोड़ा मुश्किल आता है। और सचिन भाई, मैंने ये चीज़ भी ऑब्जर्व की, जैसे इंसान पैसे कमाता है या फिर अपने काम के लिए बिजी हो जाता है, चलो फैमिली तो हमेशा हमारे साथ ही है हर एक दुख सुख में, लेकिन दोस्त भी कम हो जाते हैं, सब बिजी इधर। लेकिन आपकी जब भी जो भी आपके इंस्टाग्राम हैंडल्स हैं, फेसबुक पे, वहाँ पे दोस्तों से भरी पड़ी है। तो आप दोस्तों के साथ बहुत जाते हो, दोस्तों के साथ बहुत चिल करते हो, और आज भी आपने उस चीज़ को उस तरीके से रखा हो जस्ट लाइक जैसे कॉलेज के है ना ग्रुप। बिल्कुल, देखिए मेरे कई फ्रेंड्स हैं। एक तो मेरा बचपन का दोस्त है, तो उसका भी कहीं ना कहीं यही था कि मुझे जॉब नहीं करनी, मुझे बिज़नेस करना है। तो वो एक अलग बिज़नेस में चला गया, मैं अलग बिज़नेस में हूँ। बट उसके बावजूद भी हमने काफ़ी टाइम हम एक साथ रहे, हमारे ऑफिसेज साथ में थे, काम एक साथ करते थे, क्लाइंट्स के पास जाते थे, एक साथ जाते थे, घूमने एक साथ जाते थे। तो अब बचपन का दोस्त था तो काफ़ी कुछ हमारा एक साथ में हुआ। तो अभी धीरे धीरे जब काम बढ़ जाता है तो उनका भी काम बढ़ गया, मेरा भी काम बढ़ गया, तो अब हमारा मिलना कम हो गया। लेकिन हाँ, अटैचमेंट आज भी उतनी है, पूरी है। कभी जाते हैं तो अब हम अपनी अपनी फैमिलीज़ के साथ में जाते हैं। मेरा जो पार्टनर है वो भी मेरा कॉलेज टाइम से फ्रेंड है। तो
मेरा जो फ्रेंड सर्कल का जोन है और काम का जोन है वो एक ही है, मान के चलो। वही दोस्त भी हैं और बचपन के दोस्त हैं, उन्हीं के साथ ही मैं ग्रो हुआ हूँ और उनके साथ जब तक चलता रहूँगा या वो मेरे साथ जब तक चलते रहेंगे तब तक आई थिंक बहुत ईजी और काफ़ी स्मूथ रहेगी लाइफ। सचिन भाई, आप स्मोक नहीं करते हो, आप ड्रिंक नहीं करते हो, आपके दोस्त करते हैं? मतलब ये वाली चीज़ बहुत रेयर। जब हाँ, मेरा मतलब- क्वेश्चन बस बेसिकली ये इसलिए था, जब भी आप कहीं जाते हो तो जी। आपको हमेशा मतलब 90% ऐसे ग्रुप मिलते हैं जो खाते पीते हैं, हाँ बिल्कुल, उनके साथ एंजॉय करना पड़ता है। हाँ नहीं और हो आप जाता है एंजॉय, बट एक्चुअली जो मेरा दोस्तों के झुंड में रहते हो और उसके बाद कुछ नहीं करते। मेरे एक्चुअली जो फ्रेंड्स हैं, मैक्सिमम फ्रेंड्स मेरे ऐसे हैं जो कुछ खाते पीते नहीं है, मैक्सिमम है। अभी रिसेंटली मैं चल गया था अभी 2 दिन पहले, तो Okay. हम 6 फैमिलीज थे। ओके, आई डोंट बिलीव कि वो 6 फैमिलीज में से कोई भी कुछ भी खाता पीता नहीं था। फैमिलीज में तो वैसे भी कुछ वो जनरली भी अच्छा, नहीं कुछ खाते okay. पीते। हाँ, तो बाय चांस की बात है कि जैसे आप होते हो आपको फ्रेंड सर्कल भी वैसा मिलना शुरू हो जाता है, या तो वो आपको बिगाड़ देगा या आप उसको सुधार दोगे। तो अब मान के चलो शायद ये वाली चीज़ थी कि हम दोनों बचपन के दोस्त थे, तो कभी कुछ भी किया तो सब कुछ साथ में किया, तो ये चीज़ें की ही नहीं, तो इसीलिए वो चीज़ें छूट गई, तो कुछ आया ही नहीं कभी लाइफ में ये चीज़ें हमारे। क्या बात है, परफेक्ट। सचिन भाई, आपकी इवेंट कंपनी का नाम कैसे आपने इसको डिस्कवर किया? हाँ, मतलब इसके पीछे बहुत अच्छी स्टोरी है। हुआ क्या था, 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था दिल्ली में। ओके। तो मैं उस टाइम तक एज अ प्रमोटर सुपरवाइज़र जस्ट काम कर रहा था कि कोऑर्डिनेटर हूँ, प्रमोटर लगा दिए, दैट्स इट। तो ऐसे काम करते करते कुछ लोगों के साथ मेरे लिंक्स अच्छे हुए, तो मेरे पास एक कॉल आया दिल्ली से, मतलब मेरे कज़न हैं, उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे कॉमनवेल्थ गेम्स हो रही हैं, तो हमें कुछ उसमें काम मिल सकता है, तो एक काम कर, तो दिल्ली आ जा एंड हम इसको ना मैं अपने बॉस को दिखाऊंगा कि वो वहाँ पे जॉब करते थे बड़ी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में, तो हो सकता है कि हमें वहाँ से काम मिल जाए तो अच्छा हो जाएगा हमारे लिए। मैंने कहा ठीक है। तो सुबह वही 4-4:30 बजे की बस पकड़ी, बिकॉज 11 बजे की मीटिंग थी दिल्ली में, तो मैं निकल गया। तो उनका मुझे कॉल आता है कि तू आ तो रहा है, बट उन्हें प्रेजेंट कैसे करेगा, क्योंकि सब कुछ दिखाना पड़ता है, देखो ब्रांड दिखाना पड़ता है आपको, नाम, लोगो, सब कुछ दिखाना पड़ता है, बट अभी तक तो मैं एज ए जस्ट प्रमोटर कोऑर्डिनेटर जस्ट वही था। तो मैंने कहा बताओ क्या करना है। कहते यार मैंने ना रात को एक नाम सोचा है, एंड जो नाम है वो है एक्यूमेन नाम सोचा है मैंने। और मैंने कहा इसका मतलब बताओ। कह रहे काम कर, तू ना गूगल कर ले। उस टाइम पे होता था बटनों वाला फ़ोन। देन मैं बस में जा रहा हूँ और बटनों वाले फ़ोन में वो GPRS चलता होता था उस टाइम पे, तो जिसको 1 GB कहते हैं। तो मैं उसमें लगा हूँ एक्यूमेन का मीनिंग ढूंढने के लिए। तो एक्यूमेन का मतलब जब मैंने जाना कि मतलब अगर आप कोई काम कर रहे हो या आपके सामने कोई सिचुएशन आ गई है, तो आप उसको कितनी क्विकली और कितनी एक्यूरेसी के साथ आप उसको हैंडल करते हो, उसको एक्यूमेन बोलते हैं। तो उसने बोला कि यार इसका नाम ना हम एक्यूमेन रखते हैं, और हम तो टाइप्स करवाएंगे, तो इसको बिजनेस सॉल्यूशन कर लेते हैं आगे, तो पूरा नाम हम रखते हैं इसको एक्यूमेन बिजनेस सॉल्यूशन। मैंने कहा ठीक है। तो उसने बोला कि चलो अभी नाम तो हो गया, बस में ही है अभी हम, तो एक काम कर इसके डिज़ाइन लोगो वगैरह करवा ले। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने अपने एक ब्रदर थे मेरे, मैंने उनको कॉल किया, मैंने कहा भैया ऐसे ऐसे करके नाम सोचा है मैंने, आप एक काम करो फटाफट एक लोगो बना दो और मुझे भेज दो, सो दैट मेरे को दिल्ली जा कर के अपना प्रेजेंट करना है। उन्होंने कहा चल ठीक है। उस टाइम पे शायद मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी, सभी मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे थे, तो उन्होंने भी जल्दी जल्दी में जैसा लोगो बना तो वैसा उन्होंने मुझे लोगो बना करके मुझे भेज दिया। एंड मैं वही GPRS से देख रहा हूँ, फ़ोटो खुल रही है, टाइम लग रहा है। उस टाइम पे 24 KB की फ़ोटो खुलने में भी ऑलमोस्ट 20-25 मिनट लग जाते थे। तो लोगो आया, तो मैंने कहा हाँ ठीक है, ये इसको हम फाइनल करते हैं। लोगो फाइनल किया, तो मैंने कहा एक काम करो, अभी आप ना 2-3 डिज़ाइंस और बना लो, मेरे विजिटिंग कार्ड का डिज़ाइन बनाओ और एक लेटरहेड का डिज़ाइन बनाओ, तो मैं बस पहुंचने वाला हूँ। उन्होंने बोला ठीक है मैं बनाता हूँ। लेटरहेड बन गए, फ़ोटो वो सब बन गया, और इतना मैं दिल्ली पहुंचा हूँ, तो वहाँ पे वो मुझे लेने आ गए। सीधा हम गए प्रिंटर के पास, लेटरहेड निकाले, विजिटिंग कार्ड निकाले, कंपनी आपकी इस्टेब्लिश हो गई एंड चले गए मीटिंग करने के लिए। बिल्कुल डेडिकेट हो रहा है ये ना आपकी एक्सपर्टीज से नाम। बिल्कुल, तो सब कुछ मतलब जैसा नाम था और वैसे ही वो क्रिएट हुआ। काम नाम भी कंपनी का वैसे ही क्रिएट हो गया, और जो उसका नेचर है एक्यूमेन का, उसी तरीके से सब कुछ होता गया एंड चले गए काम के लिए। तो चलो थोड़ा बहुत काम मिला, बट मेरे लिए वो ज़रूरी था। तो वहाँ से जब मैं आया तो अभी काम होना स्टार्ट होना था, तो उसके पीछे बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जो मेरा फर्स्ट इवेंट था एक्चुअली जी,
नाम बन गया है, सब कुछ हो गया है, तो अब उसके लिए करंट अकाउंट भी चाहिए। मैं SBI बैंक गया, मेरे ऑफिस के पास में ही था, तो मैं SBI बैंक गया। मैंने कहा जी मुझे अकाउंट खुलवाना है। तो वहाँ पे एक मैम बैठे थे, कहते क्या करते हो आप? तो मैंने कहा जी मेरा इवेंट मैनेजमेंट का है। तो उन्होंने बोला सामने मैनेजर के रूम में जाओ। तो SBI का वही ट्रेंड कि ये काउंटर पे जाओ, वो काउंटर पे जाओ। तो मैंने कहा यार ये थोड़ा सा अलग हुआ मेरे साथ, मुझे सीधा मैनेजर के रूम में भेज दिया इन्होंने। अच्छा। तो मैं मैनेजर के रूम में गया, कहते हाँ जी। मैंने कहा सर मैम ने मुझे भेजा है अंदर। तो उन्होंने बोला कि शायद आपको मुझसे कुछ बात करनी है। कहते क्यों भेजा है? मैंने कहा सर मुझे तो पता नहीं, मैं तो इवेंट मैनेजमेंट करता हूँ और अपना करंट अकाउंट खुलवाने के लिए आया हूँ मैं तो। कह रहे अच्छा बैठो आप। बैठे और उन्होंने मुझे जस्ट एक उनके HNI गेस्ट के लिए वो एक इवेंट प्लान कर रहे थे बेसिकली। तो उन्होंने मुझे अपना फर्स्ट इवेंट दे दिया, जबकि मैं गया किसी और काम से था कॉमनवेल्थ के लिए, और वो काम आने में भी थोड़ा सा टाइम था, और मुझे SBI ने मुझे वो इवेंट प्रपोज कर दिया। वेरी लकी। हाँ बिल्कुल। एंड मैंने उनको बोला कि सर मैं तो करंट अकाउंट खुलवाने आया हूँ, मेरे पास करंट अकाउंट भी नहीं है, और आपके इवेंट जो था हमने पूरा एक हॉल बुक करना था, मूवी थिएटर का बुक करना था, और उसमें उनके जितने भी गेस्ट थे, HNI कस्टमर्स थे जो, उनको हमने ग्रीट करना था वहाँ पर। तो कह रहे कोई बात नहीं यार, वो हम मैनेज कर लेंगे, आप क्या क्या कर सकते हो। तो मैंने उनको कन्विंस कर लिया था कि वो काम मुझे मिल जाए। अच्छा मुझे भी पैशन था कि यार मैं आया किसी और काम से था और ये चीज़ हो रही है, तो मैं तो ये करूँगा। तो मैंने कहा ठीक है सर काम हो जाएगा आपका। कह रहे चलो ठीक है, नीचे सब्रवाल जी से मिल लो, आप वहाँ पे जाके ऐसे ऐसे करके आपको समझा देना। मैंने कहा ठीक है जी। मैं नीचे सर के पास गया, मुझे बहुत पोलाइट लगे सब्रवाल जी, तो मैंने कहा आज भी बल्कि मुझे नाम याद है उनका। तो मैं उनको बताया कि सर मैनेजर सर ने भेजा है, ऐसे ऐसे करके बात है, तो मैंने इवेंट करना है। तो मुझे बोले बेटा तू कर लेगा? मैंने कहा हाँ सर मैंने बहुत काम किए हुए हैं ऐसे ऐसे करके। कह रहे चल ठीक है एक काम कर, मुझे ना कॉस्टिंग लेके ला कर दे और फिर हम देखते हैं। मैंने कहा ठीक है जी। तो उस टाइम पे बाइक होती थी, फटाफट बाइक स्टार्ट की, हमारे मनी माजरा में FR है, हम वहाँ पे गया मैं। तो लकीली वहाँ का जो मैनेजर आया था वो भी नया था सब कुछ मतलब नया नया चल रहा था, उसको भी मतलब ऐसा कस्टमर चाहिए था। तो मैंने उनको बोला कि मुझे ऐसे ऐसे करके एक पूरी मूवी बुक करनी है, पूरा थिएटर SBI के लिए, तो आप मुझे डिस्काउंट वगैरह दे सकते हो? कहते हैं हाँ हम कर लेंगे, आपको इंसेंटिव्स भी दे देंगे, आप बस मेरा हॉल बुक कर लो। बिकॉज उसका वो फर्स्ट था, मेरा भी फर्स्ट था, और जो वो मैनेजर आए थे उनके लिए भी फर्स्ट इवेंट था। क्या बात। तो ये चीज़ें सब जब इकट्ठी हुई तो सभी आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करने लग गए। एंड मैंने उनसे कोटेशन ली, और उसके बाद मैं वापस 2 घंटे के बाद बैंक आया। मैंने कहा सर सब कुछ हो गया, अब मुझे उनको पेमेंट करना है। एंड जनरली मेरे पास तो नहीं है पैसे, क्योंकि मैंने जब अपना करियर स्टार्ट किया मैंने 1 रुपया भी किसी से नहीं लिया था, मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया था। तो उन्होंने कहा चल ठीक है मैं कुछ करता हूँ। उन्होंने स्पेशल कुछ उनका होता है कि उन्होंने कैश पैसा मुझे निकाल के दिया SBI बैंक से। तो कैसे किया वो आई रियली डोंट नो। 1-2 जो उनकी फॉर्मेलिटीज़ थी, उन्होंने जो सिग्नेचर वगैरह करवाए और मुझे कैश पैसा दिया, एंड मैं जा कर के मैंने थिएटर बुक कर दिया। उसके बाद फिर वो धीरे धीरे चलने लगा। मूवी के लिए ऑलमोस्ट 10 दिन थे अभी। तो जब 2 दिन रह गए तो उन्होंने मुझे फिर बुलाया। मैं डर गया यार कि अब क्या, अब तो 2 दिन रह गए और अब तो पैसा भी दे दिया, हॉल बुक हो गया, अब क्यों बुला रहे हैं। तो वहाँ पर उन्होंने बोला कि ये हमारे हिसार के मैनेजर हैं, आपने हिसार में भी सेम इवेंट करना है। मैंने कहा सर अभी आप पहला इवेंट करवा तो लो। बट उनको मेरे से बात करके इतना कॉन्फिडेंस आ गया, कहते मुझे पता है तू कर लेगा, तो ये हिसार वाला इवेंट भी कर। मैंने कहा सर ठीक है हो जाएगा। तो वो वाला इवेंट जैसे ही ख़त्म किया, अगले दिन हिसार निकल गया और फिर वहाँ पर भी इवेंट ख़त्म किया। तो मतलब जैसा नाम था ना, सब कुछ वैसा ही होता गया। एंड इंटरेस्टिंग ये रहा कि मैंने जो करंट अकाउंट था वो SBI में खुलवाया ही नहीं उसके बाद। ऐसा क्यों किया भाई आपने? वो एक्चुअली बस मतलब उन्होंने आप पे इतना विश्वास किया। हाँ बस ये थोड़ा सा हो गया हम्म। कि मुझे एक तो टाइम मिल गया, फिर लोगों से बात हुआ तो कहते हैं यार थोड़ा सा आप प्रॉब्लम थोड़े आ सकता अवेयर है। भी हो गए, कैसे अवेयर हो गए। Right. और अगर आपको, जैसे मैंने आपको बताया वो कॉमनवेल्थ चल जी, रहा जी। था, तो उसके लिए आपको स्टैंडर्ड दिखाना पड़ेगा। तो मैं ICICI बैंक गया, मैंने कहा जी ये SBI से कमाए हैं तो इससे मेरा करंट अकाउंट खोल दो। तो मैंने फिर ICICI में मैं शिफ्ट हो गया था। अच्छा, उस टाइम पे आपने एक चीज़ को आपने देखा, उस टाइम पे काफ़ी मुश्किल होता रहा किसी को बताना कि एग्जैक्टली आप क्या करते हो। हाँ बिल्कुल। उस टाइम मतलब अगर 15 साल पहले जब मैं बहुत इवेंट्स tough करता था तो मेरे लिए थोड़ा Seriously. हार्ड होता था कि देखो हाँ. उस टाइम पे ऐसा होता है ना कि कुछ जैसे एक ट्रक जाता है, उस टाइम पे right, कुछ right. स्पीकर लगे होते हैं, भीड़ इकट्ठी करो, बिल्कुल। या फिर कोई मॉल एक्टिविटी है ये चीज़ ये करो, बहुत tough वो होता चीज़ है। होता रहा। ये लेकिन challenge आजकल आता तो है। इतना लोग अवेयर हाँ, है और बिल्कुल। ये बहुत अच्छी बात है और इतने इवेंट्स होते हैं।
अब ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मे भी शायद अब नहीं मिलती होगी, हाँ, है ना? अब अब नहीं तो मिलती है, बिल्कुल। जहाँ आप इवेंट के लिए जा रहे हो वहाँ पे 4 और इवेंट्स कंपनीज होगी। हाँ, अब ये चीज़ें काफ़ी कॉमन हो गई हैं, पहले इतना नहीं Right. होता था। इवन अगर मैं आपको थोड़ा पर्सनल बताऊँ तो जब मेरी शादी होनी थी तो हम जैसे जनरली बताते हैं कि इवेंट मैनेजमेंट का काम होता है, समझते ही नहीं थे कि वो होता क्या है। क्योंकि पहले अगर आप वेडिंग्स की बात करो तो चाचा ताया मामा मिलके सब कर लेते थे, तो वो अरेंज हो और जाती थी इवेंट्स चीज़ें। में इतना मतलब इतनी बड़ी चीज़ है, जैसे इसमें हाँ। बहुत सारे सेक्टर्स हैं, जैसे कोई Right. प्रमोशंस है, कोई कॉन्सर्ट्स है, कोई वेडिंग्स है, कोई बिल्कुल, डेकोर है। बिल्कुल, बिल्कुल। और हम देखते हैं जैसे जैसे धीरे धीरे एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, नहीं इसमें ये भी चीज़ भी होती है, इसमें वो भी हो सकती है। हाँ। तो इसको थोड़ा कितना ही ब्रॉड, वो हमारा टाइम के हिसाब से हमारी विजन बड़ी होती हाँ। रहती है, उस टाइम पे कितना ही बताएं। बिल्कुल, तो वो समझाना उस टाइम पे बहुत मुश्किल हो जाता है कि यार लड़का करता क्या है। अरे लड़का तो इवेंट मैनेजमेंट करता है, वो क्या होता है? अब उनको समझाओ कि वो क्या होता है, कि वो स्पीकर लगाता है या वो मैनेज करता है चीज़ें। बहुत चैलेंजिंग होता था उस टाइम पे। बट अभी आजकल तो कॉलेज के स्टूडेंट्स भी इवेंट मैनेज कर लेते हैं, और अब काफ़ी कॉमन हो गया है। जैसे धीरे धीरे फैमिलीज़ का साइज़ भी छोटा होता जा रहा है, तो इवेंट मैनेजर्स की डिमांड बढ़ रही है। कहीं ना कहीं वो भी एक फैक्टर आ जाता है। पहले आप फैमिली मेम्बर्स ही कोई ना कोई इवेंट, कुछ भी इवेंट होता था वो कर लेते थे, बट आजकल फैमिली साइज़ ही छोटा हो गया, तो वो कहते हैं कि यार क्यों इतना टेंशन लेना, तो आप आउटसोर्स कर दो। तो उस वजह से भी हमारी इवेंट इंडस्ट्री ने काफ़ी ग्रो किया है, और काफ़ी चीज़ें स्ट्रीमलाइन भी हो गई हैं। अब हर एक चीज़ ना मतलब मान के चलो कि पहले क्या होता था, कोई टाइमिंग नहीं है, कुछ कहीं कभी कैमरे वाला लेट आ रहा है, कभी साउंड वाला लेट आ रहा है, बट अभी अब पता है कि इवेंट मैनेजर को दे दिया तो सब कुछ सॉर्टेड ही रहेगा। और हमारा फोकस भी यही है कि अब एटलीस्ट गेस्ट को, क्लाइंट को ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है अगर उन्होंने हमें काम दे दिया तो। एग्जैक्टली। जब भी हम किसी भी फील्ड में एंटर करते हैं तो उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लेने की ट्राई करते हैं। बिल्कुल। और देखो, अच्छी चीज़ें तो दिमाग से निकल जाती है, लेकिन नेगेटिव चीज़ें याद रहती है कि क्या क्या चीज़ें, इसमें बुरा क्या है ना। तो जब मैं इस फील्ड में था, एंकरिंग की फील्ड में था, तो मुझे नहीं इसमें पेमेंट बहुत फंसने वाली है, इसमें पेमेंट नहीं मिलते, इसको ये वो ऐसा वैसा। बट मेरे पास तो चलो कोई ऑप्शन था नहीं, तो यही चीज़ करनी थी। बट मेरा तब से लेके आज तक, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी लाइफ में 500 रुपये भी नहीं फंसे आज तक, जैसे ये वाली चीज़ है। लेकिन इवेंट्स कंपनी की तरफ जब मैं उनसे बात करता हूँ या वो मुझे अपना कोई भी एक एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, बिल्कुल, तो बहुत सारे पेमेंट्स ऐसे फंसते हैं। तो आपसे मेरा क्वेश्चन ये है, आपको भी ये फेस करना पड़ा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये तो कंपनीज पैसे मार लेती थी? ये कॉमन है, कंपनीज पैसे मार लेती हैं। देखो, जब आपके पास काम आता है ना, तो ब्रांड क्या करता है कि आप ऐसा कर दो, वैसा कर दो, हम देख लेंगे, एडवांस भी दे देते हैं। लेकिन जब आपका काम ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला होता है, ख़त्म हो जाता है, उसके बाद फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है, नंबर ब्लॉक हो जाता है। ये आज भी होता है। आप मान के चलो कि साल का कुछ परसेंट, ये वेरी करता है एक्टिवेशन इवेंट्स के, वेरी करता है कि आपको डेट फंड अलग से डालना ही पड़ेगा, क्योंकि पेमेंट्स हमेशा मरती है, खासकर इवेंट मैनेजर्स की पेमेंट्स। तो आप जितना मर्जी अच्छा काम करें, अपने एक्सपीरियंस से कुछ सीख के कुछ एक ऐसा स्टेप बाय स्टेप कुछ प्रोसेस अभी फॉलो करवा रहे हो आप क्लाइंट से? अभी हमने एक हीरो आई लीग की थी फुटबॉल की, स्टेडियम में किया था वो। 3 मंथ्स की लीग थी। हाँ, जो मैंने भी होस्ट किया आपका। हाँ, आपने होस्ट किया था वो वाला। तो वो मेरा अराउंड 60 to 70 लाख रुपीज़ का इवेंट था। तो जब तक लीग चलती रही, पेमेंट्स आती रही, लास्ट लीग हुई, एक अमाउंट आ गया, सर्टेन अमाउंट। वो दिन है और आज का दिन है, 2 साल हो गए उस बात को। वो पेमेंट आज भी पेंडिंग है। क्लाइंट को फ़ोन करो, आज करता हूँ, कल करता हूँ, नहीं देता हूँ, ये कट गए, वो कट गए, क्लाइंट वो ने तो इस चीज़ के पैसे ह्यूज इवेंट था। हाँ, है ना, इसमें काफ़ी परमिशंस, काफ़ी सारी बहुत चीज़ें, कुछ था। हाँ, तो सब कुछ हमने मैनेज किया, पूरी मेहनत लगाई, 4 महीने लगाए उसके अंदर। एंड अराउंड आप मान के चलो 9 से 10 लाख रुपए का डेट हो गया था उसमें हमें। तो ठीक है, नो प्रॉफिट नो लॉस वाली बात हो गई उसके अंदर। काफ़ी एक्सपीरियंस मिला, लेकिन उससे ये एक्सपीरियंस भी मिल गया कि यार आपको किस क्लाइंट पे फोकस करना है, किस क्लाइंट के साथ काम करना है, किसके साथ नहीं करना है। आप बताइए कैसे, किन पे फोकस करना चाहिए अगर कोई ये पॉडकास्ट देख रहा है और समझना चाहता है कि मैं लॉस ना करूँ, आपके एक्सपीरियंस से देखो, सीखूं? मेरे हिसाब से तो आपको डायरेक्टली ब्रांड के साथ डील करना चाहिए। Okay. जो बीच के मीडियोकर होते हैं, जिनके पास कोई ब्रांड नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई मतलब पीओ का स्ट्रक्चर नहीं है, तो आप उनके साथ जब भी काम करोगे तो आपको डर बना रहेगा। बट अगर आप किसी ब्रांड के साथ काम कर रहे हो तो आप डायरेक्ट काम कर रहे हो। हाँ, डायरेक्ट काम कर रहे हो आप। अगर मैं आजकल लाइफस्टाइल के साथ काम कर रहा हूँ, तो
उसका एक प्रॉपर सिनेरियो है कि आपको ये काम करना है, उसके लिए आप हमें कोटेशन भेजो, हम आपको पीओ देंगे, आप काम करो, उसके बाद आपको बिल देना है। वहाँ पर आपका पेमेंट स्टक नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि आपने काम ठीक किया। बट लेकिन वहीं अगर आपके पास बीच में कोई मीडियोकर एजेंसी है जो आपको काम दिला रहा है, हाँ, और अपना कमीशन रख रहा है, बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल, आप तो वहाँ डायरेक्ट पर नहीं हो, बीच में आपको उससे बात करनी पड़ेगी, और हाँ, उसकी बात क्या चल रही है वो आपको नहीं पता चलेगी। राइट, है ना? अब उसने कितना एडवांस लेकर के हमें कितना दिया है, या वो उसने कुछ नहीं भी पता। दिया आपको और पीछे हाँ, से ले लिया है। हाँ, ये चीज़ें तो बहुत ज़्यादा होती हैं। सबसे ज़्यादा होता ही यही है कि ब्रांड पेमेंट करता है एजेंसी को, एजेंसी आगे हमारे तक पेमेंट कराने में बहुत आनाकानी करेगी या बोलेगी लास्ट में कर लेंगे, वहाँ पर पेमेंट फंसने का ज़्यादा चांस होता है। बट कुछ बड़ी एजेंसीज हैं ऐसी जो कि नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे भी हैं, तो अगर आप उनके साथ ब्रांड के लिए काम कर रहे हो तब भी आप सेफ हो। अगर मैं अपनी एक्टिवेशंस की बात करूं तो कई हैं जो पैन इंडिया लेवल का काम उठाती हैं, लेकिन उनकी पेमेंट्स बहुत अच्छी हैं। लेकिन वहीं अगर कोई कॉलेज पास आउट है और वो दिल्ली मुंबई साइड का है और उसको लगता है कि हाँ यार ये प्रोजेक्ट मैं इजीली उठा सकता हूँ, वो प्रोजेक्ट उठाते हैं। अब आपकी रीच वहाँ तक कितनी है वो आपको देखना है फिर। तो अब धीरे धीरे काम करके इतना एक्सपीरियंस भी आ जाता है कि आपको इसके लिए काम करना है, इसके लिए नहीं करना है, या अगर करना है तो एटलीस्ट आप इतना एडवांस ले लो कि अगर बाकी पेमेंट भी रुक जाए तो आपका लॉस ना हो। और वैसे भी इस चीज़ का कोई फॉर्मूला है नहीं, बिल्कुल बिकॉज इसमें एक एक्सपीरियंस काउंट होता है। आप उनसे हाँ। जब बात करते हो तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं ना। हाँ, देखो ट्रस्ट फैक्टर ही है बेसिकली इसके अंदर। अब मैं सामने वाले के ऊपर कितना ट्रस्ट कर रहा हूँ, सामने वाला मेरे ऊपर कितना ट्रस्ट कर रहा है, क्योंकि इवेंट का बोल सकते हो ट्रस्ट के ऊपर ही चलता है ना। अब सबको पता है साउंड आ गई, स्टेज लग गया, लाइटिंग लग गई, जब आर्टिस्ट स्टेज पे आ गया तो उसके बाद तो सिर्फ ट्रस्ट ही है ऑपरेटर के ऊपर कि वो सब कुछ एक स्मूथ तरीके से उसको वो निकाल दे। बट अगर ट्रस्ट बिल्डअप नहीं होगा, मेरा ट्रस्ट बिल्डअप नहीं है आगे वाली एजेंसी के लिए या ब्रांड के लिए, तो फिर मैं वहाँ पर भी कुछ ना कुछ मुझे एक्शन लेना पड़ सकता है कि नहीं पहले आप मेरा पेमेंट क्लियर करो, उसके बाद ही शो रन होगा। ये चीज़ें करनी पड़ जाती हैं कई बार, अगर लगता है कि क्लाइंट के ऊपर आपको फेथ नहीं है तो। बट कुछ क्लाइंट्स अच्छे होते हैं जिनके साथ आप काम करते हो, आप पेमेंट नहीं भी मांगते हो, आपको पता है कि ये बंदा आपको 45 डेज़ बाद पैसे दे देगा, नेचुरली पेमेंट आती है। हमारे कुछ क्लाइंट्स हैं, मैं ना एक्टिवेशंस में मैंने आपको जैसे पहले बताया मैं लीकर के लिए काफ़ी काम करता हूँ। मैंने लीकर बहुत पढ़ी मैंने, एंड यू वॉन्ट बिलीव कि जितना ट्रस्ट लीकर लाइन में है उतना किसी और में नहीं है। ओके। हाँ बिल्कुल। तो लीकर में हमने उसको काफ़ी हद तक प्रमोट किया, क्योंकि वो प्रॉपर गाइडलाइंस के साथ होती है प्रमोशन भी उसकी, कि कहाँ पर करना है, किस एज ग्रुप के लिए करना है। तो वो भी एक अलग एक्सपीरियंस था वहाँ पर इन चीज़ों के साथ चलना, क्योंकि उस टाइम पे मेरे आप मान के चलो 150 to 200 प्रमोटर्स अराउंड 2 से 3 साल के लिए कॉन्टीन्यूसली लगे हुए थे। तो जब आप एक कितना बड़ा रिस्क लेते हो इतने प्रमोटर्स को, तो वहाँ पर एक बार डर आता है, वहाँ पर आपका ट्रस्ट डगमगाता है कि यार अगर मेरे इस टाइम पे 220 प्रमोटर हैं और वो 1 महीना काम कर रहे हैं, एक प्रमोटर की बेसिक सैलरी 18 से 20 हज़ार रुपये मान के चलो, तो वो एक बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। तो वो देना है, तो उसके लिए जब आप काम उठाते हो ना, वहाँ पर ट्रस्ट बहुत ज़रूरी होता है। बिकॉज हमारे इंडिया में तो इमोशंस बहुत चलता है। बिल्कुल, वो आप पे ट्रस्ट करते हैं, हाँ इमोशनली ऐसे करके। और मेरा ये है कि मैं अपनी टीम के साथ कभी अपना ट्रस्ट ख़राब नहीं कर सकता, बिकॉज मैं उनकी वजह से कमा रहा हूँ, उनके साथ कमा रहा हूँ। तो लास्ट अभी दिवाली का टाइम था, कोविड के बाद एक दिवाली आई थी, तो दिवाली थी 4 तारीख की और बच्चों का पेमेंट साइकिल था 7 तारीख का। तो बच्चों की दिवाली तो ख़राब नहीं होनी चाहिए, फेस्टिवल है, और मैंने लिया हुआ है। तो मैंने अपनी एजेंसी को बोला कि यार देखो कुछ आप करो, कुछ मैं करता हूँ, क्योंकि मैं तो इनसे कमा रहा हूँ, मेरे लिए तो ये प्रमोटर्स हैं। तो 50% उन्होंने इनिशिएट किया, 50% मैंने डाला, हर बच्चा खुश करके भेजा था दिवाली पे। तो वहाँ से उनका भी मेरे ऊपर ट्रस्ट बिल्डअप हुआ। आज की डेट में कभी मैं जाता हूँ तो कई मे भी शायद उनको पता ही नहीं, उन्होंने आपने खुद पॉकेट से की है। बिल्कुल, उनको मालूम हो जाता था। हाँ बिल्कुल क्योंकि आपको हर महीने एक इस डेट को पेमेंट आ रहा है, इस बार कुछ जल्दी आया है, और कहीं ना कहीं उनकी भी एक्सपेक्टेशन थी कि यार इस बार तो दिवाली है, इस बार जल्दी चाहिए। सही बात है। कई बार कुछ प्रमोटर ऐसे होते हैं कि उनको नीड होती है, कुछ करते हैं पैशन के लिए, शौक के लिए, कुछ करते हैं ज़रूरत के लिए प्रमोटर्स काम। तो उनके लिए थोड़ा सा मैं ज़्यादा पॉजेसिव हो जाता हूँ कि यार नहीं, इसने आज काम ख़त्म किया ना तो इसको शाम तक पेमेंट कर दो।
अगर कोई लगता है कि यार ये ज़्यादा ही ओवर स्मार्ट बन रहा है तो इसको फिर पेमेंट तो देना है, लेकिन जो मेरा फिर टाइम शेड्यूल है हम उसी टाइम शेड्यूल से करते हैं। फिक्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं चीज़ों से आप लाइफ की जितनी भी जो बुरा टाइम होता है उससे आप निकल सकते हैं, क्योंकि आप सच्चे हो, आप ईमानदार हो। सचिन भाई, जैसे आपने बताया नाम आपको बहुत जल्दी से आपकी फ्रेंड ने हेल्प कर दी है ना जी। आप अकाउंट खुलवाने गए, SBI वालों ने आपको इवेंट दे दिया, आपने प्रमोशन की, आज आप इवेंट्स कर रहे हो इतने बड़े बड़ी जगह पे, तो आप किसको थैंक्स करना चाहोगे? देखो मैं अगर स्पिरिचुअलिटी की बात करूँ तो मैं मेडिटेशन करता हूँ। मंदिर तो शेड्यूल ऐसा है कि नहीं जाया जाता, बट हाँ रात को सोने से पहले अगर आप थोड़ी देर मेडिटेशन कर लो, या आप कहीं पर भी जाते हो आपके पॉजिटिव थॉट से अगर आप जा रहे हो तो आई डोंट थिंक सो कि कोई भी चीज़ आपको रोक सकती है। मैं अगर ऑफिस जा रहा हूँ, मुझे आज मैं पॉजिटिव माइंड से जा रहा हूँ कि यार आज मुझे एटलीस्ट इतने का धंधा तो लेकर के आना है, तो वो आएगा। मैं रास्ते में मतलब रील्स देखता हुआ आ रहा हूँ या किसी से बात कर रहा हूँ, उसकी नेगेटिविटी मैं अपने अंदर इनटेक करने की बजाय अगर मैं अपनी पॉजिटिविटी सामने वाले को दूंगा तो उसमें मेरा भी फ़ायदा है, उसका भी फ़ायदा है। बट उसकी नेगेटिविटी लेने से ना तो उसका फ़ायदा हुआ ना मेरा फ़ायदा हुआ। तो मेरा ये मानना है कि हर किसी को एक तो मेडिटेशन एटलीस्ट दिन में एक बार तो करना चाहिए, अपने आप को माइंड को रिलैक्स करना चाहिए, खुद के लिए मतलब खुद को टाइम देना चाहिए, ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट 30 मिनट्स अगर आप मेडिटेशन करते हो आपका पूरा दिन बहुत अच्छा जाएगा। आप मुझे इसके फ़ायदे गिना सकते हो थोड़े से? देखो क्या चेंज? एक तो आप काम रहते हो, Yes. आपका जो भी काम होता है ना, मतलब मैं वर्क की बात कर रहा हूँ, वो बहुत इजीली हो जाता है, बहुत स्मूथ हो जाता है। आप जिस डायरेक्शन में जाते हो रास्ते अपने आप खुलते रहेंगे, आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि यार शिट मैं अब ये जा रहा हूँ, ये काम कैसे करूँगा। चीज़ें अपने आप बनती रहती है, लाइक जैसा मेरे साथ हुआ है। तो मैं तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मानता हूँ कि आपको ये करना चाहिए। इसके साथ आप अपनी हेल्थ के लिए भी थोड़ा पॉजिटिव हो जाते हो। दूसरा कुछ मान लो भी हम बात कर रहे थे कुछ खाते पीते, अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो ना तो आपका इन चीज़ों का मन ही नहीं करेगा, इन चीज़ों की तरफ फोकस जाएगा ही नहीं, और आप बहुत लीन रहोगे, बहुत इजी रहोगे, आपको ज़रूरत नहीं है, काम रहोगे, आपके काम बहुत आसान हो जाते हैं। जो मुझे सबसे ज़्यादा लगता है ना कि आपके माइंड में ना 4 चीज़ें दौड़ नहीं रही हैं। बिकॉज अगर आप जल्दीबाजी में आए, सो गए, उसके बाद सुबह उठे, फिर भागा दौड़ी कर रहे हो, आपने अपने आप को सिर्फ 30 मिनट्स भी नहीं दिए, आपका काम काफ़ी डिस्टर्ब रह सकता है। क्योंकि आप तो सोच रहे हो, आप एक ऑनर हो, आपको स्टाफ भी देखना है, बिजनेस भी देखना है, पेमेंट्स भी देखनी है, सब कुछ देखना है, तो उसके लिए आपको खुद के लिए टाइम नहीं है। आई थिंक यही एक रीज़न है जिससे आप बहुत ऑर्गेनाइज हो। हाँ, काफ़ी टाइम से, कितना टाइम से कर रहे हो ये? मान के चलो, जब मैंने आपको बताया कि मैंने अभी लास्ट 2008 से मैंने काम स्टार्ट किया था, बीच में 2 साल जो मैंने बीच में गैप डाला, उसके बाद मैंने फोकस कर लिया था कि मेरे को मेडिटेशन करना है। वो टाइम काफ़ी टफ टाइम था मेरे लिए, तो मैंने काफ़ी मेडिटेट किया चीज़ों को समझने के लिए कि मुझे क्या करना है लाइफ में, क्योंकि मेरा पैशन था इवेंट मैनेजमेंट और एक बार फेलियर आ चुका है, अब दोबारा इस लाइन में जा रहा हूँ और इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है, तो मेडिटेशन ही एक मुझे दिखा रास्ता। क्योंकि फैमिली में कोई ऐसा नहीं था जो मुझे बिज़नेस की तरफ फोकस करता, मेरी फैमिली में सभी गवर्नमेंट जॉब से हैं, तो मेरे को जाना बिज़नेस की तरफ है। तो मैंने मेडिटेट किया, खुद को फोकस किया और ये समझा कि यार पैसा कमाना इतना टफ नहीं है अगर आप करना चाहते हो तो मैंने जस्ट मेहनत पे फोकस किया, जो पैसा आया उसी को इकट्ठा किया, उसी को आगे आगे इन्वेस्टमेंट में डालना स्टार्ट किया, और धीरे धीरे आप मान के चलो कि मेडिटेशन की वजह से ही मैं इतना ग्रो कर पाया हूँ। वो बहुत ज़रूरी है, हर किसी को करना चाहिए, मतलब मैं तो ये मानता हूँ। आप किसी भी भगवान को मानो, आप किसी भी धर्म में जाओ, देखो हर जगह पर पूजा होती है, आप आँख बंद करते हो, भगवान का ध्यान करते हो, बट एंड ऑफ द डे क्या है, आपको अपने अंदर झांकना है कि आप क्या हो। अगर आप कभी अकेले बैठो तो आप सिंपल एक वर्ड बोल के देखना कि मैं हूँ, इतनी बड़ी धरती है, या आप हो तो आप कुछ कर सकते हो ना, कुछ करने के लिए आप ग्रेटिट्यूड फीलिंग है ना? बिल्कुल, वो जो फील आता है ना, तो जब आप हो, आप कर सकते हो, तो फिर आप सिर्फ अपनी सोच की वजह से, एक ओवर थिंकिंग करने की वजह से आप अपने आप को पीछे क्यों लेके जाते हो। आप मेडिटेशन करो, जितने नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं आप सब उनको ऑटोमेटिकली ख़त्म होंगे वो। और मैं आपको सच बता रहा हूँ, आप फिज़िकली भी फिट रहोगे,
आप मेडिटेशन के साथ आपका काम भी बहुत आसान रहेगा, कुछ आपको ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब चीज़ें ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइज हो जाती हैं उसमें। मुझे किसने कहा था, जैसे मेरी फिजिक थोड़ा एथलीट वाली है जी। तो कहते हैं जॉन तू बहुत फिट है, ये चीज़ मुझे, हाँ मैं फिट हूँ, बट मुझे किसने एक बताया, कहते फिट का पता चलता है कि आप मेंटली कितने फिट हो। एग्जैक्टली। तो आप किस सिचुएशन पे कैसे रिएक्ट करते हो, हाँ, आप अपने पूरे डे को किस तरीके से प्लान करते हो, हाँ, तो वहाँ से एक आप देख सकते हो कि ये इंसान कितना फिट है, बिकॉज सभी बॉडी अलग अलग हैं। बिल्कुल। इवेंट्स में मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो बहुत फैटी हैं, हाँ, और आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि ये बहुत थके हुए हैं, स्वेट निकल रही है, लेकिन वो इतने हार्ड वर्किंग होते हैं, वो 2-2 दिन तक जाग लेते हैं, काम कर लेते हैं। राइट। तो ये मेंटली फिटनेस आपको आई थिंक यहाँ से फोकस्ड मिल हैं वो सकती लोग। है। हाँ बिल्कुल, फोकस्ड हैं जो यहाँ से। फोकस्ड होगा वो अपना काम मतलब बखूबी अच्छे से निभाएगा और वो उसको कर लेगा। और आई थिंक अगर आप किसी भी फील्ड से हो, अगर आप बड़े बड़े प्लेयर्स की बात करो या आप अपनी बात भी करें, तो देखो अगर आप अपने आप को टाइम दे रहे हो ना, तो आप हमेशा सक्सेस बिल्कुल आपको मिलेगी। मेरा तो ये मानना है कि अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो, अपने आप को टाइम दे रहे हो, तो उस टाइम देने में आप ये सोच सकते हो कि आपके आगे के प्लान्स क्या हैं, आपको करना क्या है, आपका नेक्स्ट टारगेट क्या है। तो वो चीज़ें आपको इन्हीं सब चीज़ों से आई थिंक मिल सकती हैं। और सचिन भाई, जैसे क्या होता है ना कि कभी काम, जैसे मार्केट में, जैसे कोविड के टाइम पे भी कुछ जी। था नहीं काम, हाँ, कहीं भी नहीं था वो, बट इसमें भी एक ऐसा टाइम आता है कि किस टाइम पे ब्रेक आता है, जिस टाइम पे कोई काम नहीं होता, बिल्कुल। उस टाइम पे अगर कोई डीमोटिवेट हो जाए या किसी का काम नहीं आ रहा है, तो आप अपने आप को खुद कैसे मोटिवेट कर सकते हैं? हाँ, ये सिचुएशन मेरे साथ भी हुई थी, क्योंकि कोविड में सबसे ज़्यादा इवेंट वालों का लॉस हुआ था उस टाइम पर। तो मेडिटेशन करता था, तो एक दिमाग में फोकस आया कि यार साइड बाय साइड कुछ और बिजनेस कर लेते हैं एटलीस्ट जब तक कोविड चल रहा है। तो मैंने, और अब मेरी वाइफ की भी ऑलमोस्ट उस टाइम पे फिर लॉकडाउन था तो छुट्टियाँ ही चल रही थी, बेटी मेरी छोटी थी, 6 मंथ्स की बिटिया थी। तो हमने जोत, अगर आपने देखी हो जो जोत हम जगाते हैं जी, हमने उस चीज़ का बिज़नेस स्टार्ट किया। ओके। हमने लखनऊ से मंगवाई और उसको आसपास की मार्केट में स्प्रेड किया। और मेरे को थोड़ा सा कीड़ा भी था कि मुझे सेल्स का, इवेंट मैनेजमेंट, एक्टिवेशन, तो मैंने उसमें भी अपनी थोड़ी सी इवेंट मैनेजमेंट डाल दी। मैं जितनी भी शॉप्स पे गया मैंने बोला कि आपको जोत मिलेगी आपके ब्रांड की। और 2 साल मेरा वो बिज़नेस बहुत अच्छा गया, बहुत ग्रो किया मैंने उस बिज़नेस में। तो बट उसके बाद फिर कोविड जब ओपन हो गया तो पैशन तो फॉलो करना ही है। हाँ। वो किया, वाइफ की जॉब कंटिन्यू हो गई तो मुझे वो ड्रॉप करना पड़ा। Okay. बट आज भी मेरे पास कईयों के ऑर्डर्स आ जाते हैं यार कि वो आप जो जोत भेजते थे ना वो बहुत अच्छी भेजते थे, ये करते थे, बिकॉज उससे उनकी शॉप की प्रमोशन हो रही थी और मैं उनसे कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कर रहा था। बिकॉज मैं अगर अपने ब्रांड का नाम उस पर लगाता या सामने वाले की शॉप का ब्रांड का नाम लगा रहा हूँ, एक्सपेंस सेम है। आपकी कंडीशनिंग इतनी अच्छी हुई है स्टार्टिंग में, आपने एक्सपीरियंस आ गए डिफरेंट ब्रांड्स के लिए, आप काम कर रहे हो, तो उससे बहुत आइडियाज आपके माइंड में, बस मैंने वही किया। अब आप चाहें तो ये वाला काम, आप बोले कि ये काम नहीं करना तो आप कल को कोई भी काम हाँ, कर सकते हैं। मैं अभी उस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो चुका हूँ कि अगर कल को मन करता है कि यार ठीक है बहुत हो गया इवेंट मैनेजमेंट, आप किसी भी काम को स्टार्ट कर सकते हो अगर आपके मन में आ जाए, हाँ। बिकॉज आपको मार्केटिंग आती है, मार्केटिंग है, सेल्स है। देखिए इस लाइन में क्या, ऑल ओवर द वर्ल्ड हर एक चीज़ सेल्स के साथ जुड़ी हुई है जी, है ना। तो अगर आप सेल्स में अच्छे हो तो आप फेलियर आ ही नहीं सकता आपकी लाइफ में, कभी भी नहीं आ सकता। मेरा तो ये मानना है। सचिन भाई, आप इवेंट्स करवाते हो, जी। खुद के लिए भी कुछ क्रिएट किया है आपने कुछ? हाँ, हमने मतलब हमारे कुछ आईपीज़ हैं जो हम करते हैं, हर साल करते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए। लाइक अगर मैं बात करूँ दिसंबर में, 25 दिसंबर क्रिसमस डे वाले दिन हमने एक अपना प्रोडक्ट बनाया हुआ है जिसमें अ मैजिकल होम विजिट बाय सेंटा के नाम से है वो। तो उसमें क्या रहता है ना कि सेंटा बच्चों के पास जाता है और उनको सरप्राइज़ गिफ्ट्स देता है। वाह। तो स्टार्टिंग में हमने इसको बहुत छोटे स्केल पे किया था। मैं एक्चुअली मलेशिया गया था, दैट टाइम मैंने वहाँ पर देखा था कि वहाँ पर क्या रहता है ना कि सेंटा आता है, बच्चा सो रहा है, उसको सुबह उठते ही एकदम से सरप्राइज़ मिलता है। बहुत अच्छा लगा था। तो मैंने उसको पहले 1 साल ना अपने पास ट्रायल करके देखा, मेरा बहुत सक्सेसफुल रहा। तो नेक्स्ट ईयर मेरे पास उन्हीं के दोबारा से कॉल्स आने लगे गेस्ट के कि यार आपने बहुत अच्छा किया था लास्ट टाइम, आप आना ज़रूर। तो उसमें हम क्या करते हैं, एक सेंटा जाता है,
और साथ में जिंगल बेल रहता है। पूरा म्यूज़िक के साथ उसकी रेड कारपेट एंट्री होती है एंड उसको बच्चे को हम बहुत अच्छे से ग्रीट करते हैं, उसको गिफ्ट्स देते हैं, उसके साथ थोड़ा सा डांस होता है, तो वो पेरेंट्स के लिए एक वाव मोमेंट बन जाता है। बिल्कुल छोटा सा, मतलब मान के चलो 15 मिनट्स का एक घर के अंदर हमने इवेंट क्रिएट किया हुआ है। तो वो बहुत अच्छे से किया हमने। उसके बाद धीरे धीरे वो थोड़ा सा कमर्शलाइज होने लग गया। अभी बहुत सारे ब्रांड्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो पहले हम क्या करते थे, गेस्ट से हम पैसे लेते थे सेंटा विजिट के, बट अभी हमने उसको फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया है। तो अभी हमारे पास कई ब्रांड्स हैं जो हमारे पास आते हैं और सेंटा जा कर के उनकी तरफ से, उन ब्रांड्स की तरफ से उनको गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट ये अभी भी चल रहा है? हाँ, ये अभी भी चल रहा है। इवन आई होप ये चलता ही रहेगा, ये तो हर साल चलेगा इसका। तो उसमें बच्चे भी खुश हो जाते हैं और ब्रांड को भी अच्छा लगता है कि उनका जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो घर पे उनके गेस्ट के हाथ तक गया। तो उसमें मैंने दोनों चीज़ों को क्लब करके ये एक्टिविटी बनाई थी। तो बहुत अच्छी चल रही है आज भी। इसके अलावा हमने एक RWA एक्टिवेशन करते हैं, हम हर साल करते हैं। दिवाली से कुछ 1 महीना पहले हम अपना एक फेस्टिवल बाज़ार टाइप एक एक्टिविटी करते हैं। उसमें सभी ब्रांड्स इकट्ठे होते हैं। उसमें हम एक सेटअप लगाएंगे सोसाइटी के अंदर, हम अपना लगाते हैं और सभी ब्रांड से हम स्पॉन्सरशिप इकट्ठी करते हैं एंड उसके बाद हम उस इवेंट को एग्जीक्यूट करते हैं। उसमें कई ब्रांड्स हमारे साथ जुड़ जाते हैं और उनको भी एक अच्छा एक्सपोजर मिल जाता है कि हाँ यार, मैं डायरेक्टली कस्टमर के साथ भी इंटरेक्ट कर रहा हूँ। और उसमें जब एंकर एंगेजमेंट रहती है, गेम्स होती हैं, तो जो सामने वाला हमारा क्लाइंट है उसको ये लगता है कि हाँ यार, ये मेरे इन्जॉयमेंट के लिए आए हैं। अदरवाइज़ अगर मैं बात करूँ कि कोई एक प्रोडक्ट या एक ब्रांड आप सोसाइटी में लेके जाओ तो कोई नहीं जाता वहाँ पर। वो इसलिए नहीं जाते, उनको पता है यार ये प्रमोशन करने आए हैं। बट हमने इसको थोड़ा सा डिफरेंट किया हुआ है। हम उसमें जाते हैं, पहले म्यूज़िकल इवनिंग करते हैं, उसके बाद कुछ गेम्स रखते हैं, एंकर एक्टिविटीज़ होती हैं, फिर उसके बाद हमारे जितने भी स्पॉन्सर्स होते हैं, कोई ऑटोमोबाइल से होता है, कोई FMCG ब्रांड से होता है, तो फिर बाद में उनके साथ हम इंटरेक्ट करवाते हैं। तो ये IP हमारी बहुत अच्छी, ये आई थिंक बहुत अच्छा आइडिया है। जब भी काम हो या ना हो, कुछ भी माइंड में आए, आप क्रिएट करो, हाँ, स्पॉन्सर कलेक्ट करो और ऐसे कुछ करो। बिल्कुल। ये दो तो हमारा है, ये हम पिछले कई सालों से कर रहे हैं। कई ब्रांड्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बल्कि कुछ ब्रांड्स तो अभी बोल रहे थे कि यार इसको जून में भी करो। बट जून में अब आइडिया हमारा है तो हमें पता है कि उसके पीछे क्या चैलेंजेस आते हैं। जून में इतनी गर्मी में कोई बाहर नहीं आएगा। Exactly. सब कुछ है ना। तो हम इसको करते दिवाली सेंटा के टाइम क्लॉज भी अगर गर्मी में जाएगा, पहले तो बच्चा बोले मुझे गर्मी लगी आपको देख के। बिल्कुल। तो दिवाली से पहले हम RWA एक्टिविटीज़ करते हैं और दिसंबर में हम सेंटा एक्टिविटी करते हैं। तो ये 2 IPs हमने अपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग की हुई हैं और कई बड़े ब्रांड्स हमारे साथ जुड़ भी गए हैं और नेक्स्ट ईयर की बुकिंग हमारे साथ पहले ही हो जाती है, खासकर इस काम के लिए। तो ये हमारा एक प्लस पॉइंट है कि हमें किसी दूसरे के लिए इवेंट नहीं कर रहे, हम खुद के लिए भी इवेंट कर रहे हैं। बिल्कुल। सचिन भाई, आपसे बात करके बहुत सारी चीज़ें मैं रियलाइज़ कर रहा हूँ। आप मतलब इस जैसे पेरेंट्स होता है ना कि यार बच्चों को इस तरीके से बनाना है जिसमें कोई बुरी आदत ना हो, आप सभी पेरेंट्स का आइडल हो, क्योंकि इतने कोई आपके अंदर बुरी आदत नहीं है। आप फैमिली को इतना टाइम देते हो, आपके साथ जो काम कर रहे हैं उनको आप पूरी रिस्पेक्ट और हर एक चीज़ कमिटमेंट पे है। डे शेड्यूल, अपनी हेल्थ का ख्याल रखते हो। आई थिंक बहुत अच्छी आप लाइफ जी रहे हो और मैं आपसे इंस्पायर्ड हूँ ये चीज़ देख के। मैं भी ट्राई करूँगा मेडिटेशन अपनी लाइफ में लेके आने के लिए और ये सारी चीज़ें करने के लिए। बिल्कुल सचिन भाई, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। अच्छा लगा आपके साथ बात करके। थैंक यू। थैंक यू।